कठकथा का मतलब है कठपुतलियों की कथाएं। और आपको लगता है ये जो सेक्स वर्कर्स हैं कठपुतलियां हैं? कठपुतलियां तो हम सभी हैं, हम में और उनमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि हमारी जो डोर है वो हम बोलते हैं ऊपर वाले के हाथ में है, पर उनकी जो डोर है वो हम जैसे ही कुछ इंसानों के हाथ में है। बहुत क्लीशे सवाल है मुझे लगता है गीतांजलि, बट आई थिंक जितनी बार ये समाज जाने उतना ज़रूरी है। क्या है इनकी ज़िंदगी? कुछ भी नहीं। रूबरू जब आप उनके साथ बैठते हो तब समझ में आता है कि मौका मिलेगा तो वो भगवान से शिकायत ज़रूर करती है। मतलब मुझे क्यों कोठे की लड़की बना के भगवान ने पैदा करा? बाहरी तौर पे देखने पे बहुत मेकअप सब कुछ, बट पर्सनली देखोगे तो सवाल रहता है हमेशा कि मैं क्यों। मुझे लिटरली बोला गया अंदर नहीं बाहर निकल, गालियाँ बहुत दी हैं। सारी दुनिया को पता है जीबी रोड है, यहाँ पे ये काम हो रहा है रोज़, ये बीच में रेड डालना। कोई छोटी लड़की का अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि 18 साल से छोटी लड़की आई है, हाँ। तो वो उसके लिए रेड करते हैं। और वहाँ पे मैक्सिमम लड़कियाँ हैं जो 18 साल से छोटी हैं। बाय द एज ऑफ 8 to 9 वो नीचे जाके कस्टमर लाना शुरू कर देते हैं अपनी ही माँ के लिए, अपनी माँ, आसपास वाली आंटियाँ, अपनी बहनों के लिए, उन सब के लिए वो कस्टमर लाना शुरू कर देते हैं। हमेशा ये लगता है कि वहाँ कैसा आदमी आता होगा, बिल्कुल एक बड़े बड़े लोग भी कोई आते होंगे, नहीं आते होंगे ना? वो नहीं आते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह सब नीचे गाड़ियाँ होती थी, और कुछ कमरों में तो फोटोज भी लगी हुई हैं कुछ मिनिस्टर्स की। हाँ, बच्चे बहुत आते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत क्रेज होता है जीबी रोड एक्सप्लोर करने का। डीयू में जब नए बच्चे आते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही फैसिनेशन होता है कि तू कभी गया है क्या कोठे में। कोई सेक्स वर्कर अगर जीबी रोड से भाग जाती है या भागने की कोशिश करती है, पकड़ी जाती है, क्या होता है? मार दी जाती है। मार मतलब जान से मार दी जाती? दे किल हर। बहुत सारे आदमी लोग ऐसे आते हैं जो आके सिर्फ और सिर्फ दीदीज को पेन देते हैं, एंड दे फाइंड हैप्पीनेस इन दैट। सिर्फ मारने आते हैं औरतों को। एक कमरे में तो एक बारी ही मर्डर्ड अ वुमन, पूरी रात कमरे में थी और औरतों को लगा कि उसकी तबीयत खराब है, वो बाहर नहीं आ रही है। अगले दिन देखा तो उसका गला कटा हुआ था। जिंदगी में त्रिचा में आज जो मेरी मेहमान है, उस लड़की ने, मैं लड़की कह सकती हूँ क्योंकि मुझसे उम्र में काफी कम है और इन्हें बहुत सालों से जानती हूँ। उस लड़की ने बहुत कम उम्र में उन गलियों में कदम रखा जिन्हें हम शहर की बदनाम गलियां कहते हैं, दिल्ली का जीबी रोड इलाका। और उस इलाके में सिर्फ कदम नहीं रखा, वहां अंधेरे कमरों में बहुत ही अंधेरी जिंदगी जी रही सेक्स वर्कर्स की जिंदगी में रोशनी की किरण भी साथ लेकर गई वो। और बहुत सारी सेक्स वर्कर्स जो उस अंधेरेपन से बाहर निकलना चाहती थी, उनको बाहर निकालने का भी काम किया। और उनके इस काम का, या कहूं इस कोशिश का नाम है कठकथा। आज मेरी मेहमान है गीतांजलि बब्बर। गीतांजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद रिचा में। थैंक यू सो मच रिचा, एंड इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर मीटिंग यू, क्योंकि आपका काम इतना खूबसूरत है। या आई थिंक मेरे को सौंपा जो गया है वो काम वो बहुत खूबसूरत है, और ये कोशिश रही है हमेशा से कि उस काम को और सुंदर बनाते रहें, जस्ट बाय बीइंग वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स द वर्क। सो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर ऑन दिस स्टेज, क्योंकि आपका काम और आप भी बहुत खूबसूरत है। तो आपके साथ बात करने का आज मौका मिल रहा है। बहुत सालों से हम लोग एक साथ हैं, बट आज और बातें करने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। तो शुरुआत कठकथा से करें जी। क्या है कठकथा? फॉर दोज हु डोंट नो, पूरा बताइए कि क्या क्या कोशिशें आप करती हैं जीबी रोड की सेक्स वर्कर्स की ज़िंदगी बदलने के लिए। सो कठकथा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 15 साल पहले शुरू हुई थी। देयर वाज नो प्लान व्हेन वी स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक 23-24 साल की लड़की, और कोठों के अंदर मुझे भेज दिया गया था सरकारी काम से, क्योंकि मैं तब एक सरकारी ऑफिसर होती थी, नैको में काम कर रही थी उस समय में, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका एक प्रोग्राम चलता है, दिल्ली स्टेट्स एड्स कंट्रोल सोसाइटी, तो DSACS बोलते हैं हम उसको। तो उसमें मैं काम कर रही थी, तो उसमें मुझे भेजा गया था जीबी रोड पर। और तो कहने को तो वो लोग सबसे जो यंग होता है उसको नहीं भेजते, जनरली लड़कियों को नहीं भेजते, बट मैंने बहुत 6-8 महीने तक लिटरली रोती थी। आई यूज्ड टू बेग इन फ्रंट ऑफ माय लीडर कि प्लीज़ मुझे जीबी रोड जाने दो प्लीज़, बिकॉज वो एक एक्साइटमेंट थी उस एज में।
आप जब उस सड़क पर जाते हो और आपने इतना कुछ सुना होता है तो आपको लगता है ऐसा क्या है इस सड़क में, Curiosity मुझे नहीं होती जाने होगी। देगा। हाँ, सो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं वहाँ पर गई थी, बट वहाँ पर जाकर लाइफ ही शिफ्ट हो जाएगी और लाइफ ही बदल जाएगी ऐसा मुझे पता नहीं था। तो वहाँ पे जाने के बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर काम कर रही हैं, आई मीन दे आर डूइंग रियली गुड, बट मुझे बहुत कुछ मिसिंग दिखा। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी उसमें जो मिसिंग दिखी वो दिखा कि हम सेक्स वर्कर्स को सेक्स वर्कर्स की नज़र से ही देख रहे हैं। हमारी ज़िंदगी उनसे सिर्फ कुछ ही सवाल पूछने में निकल रही है। आपने कॉन्डम इस्तेमाल करा, आपने HIV टेस्टिंग करा, आपने STI टेस्टिंग करा और आपने प्रिकॉशंस लिए, आपकी तबीयत ठीक है, एंड दैट्स इट। आप कैसे हो, आपके बच्चों का क्या सपने हैं, आपके क्या सपने हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, कहाँ से आए हो, कैसे पहुँचे हो, यहाँ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती हो, बाहर निकलोगे तो क्या करोगे, क्या डर है जो तुम्हें रोक कर बैठे हैं। ये सवाल तो हमें पूछने भी अलाउड नहीं थे। मतलब ये बोल दिया गया था कि जितना काम है उतना ही करो, पर्सनल मत जाओ। हमारे लिए वो इंसान नहीं है ना, क्योंकि गीतांजलि एग्जैक्टली, दे वर जस्ट डेटा। सो वहां पे मुझे ऐसा लगा, और मैं जब कोठों में गई तो मुझे तो मतलब शायद दुनिया के लिए वो काली सड़क है और अंधेरी सड़क बोलते हैं, बट समवेयर आई फाउंड एवरीथिंग इनसाइड द ब्रॉथल्स। मुझे मतलब मुझे जिंदगी में कुछ ना मिले ना और कोठों में जाने के मिलता रहे, आई एम सो हैप्पी देयर, आई फील फुल देयर। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे डिप्रेसिंग नहीं लगता? सबको लगता है, आई नो सबको लगता है, बट पता नहीं मेरे को वहाँ जाके ज़िंदगी दिखती है। वो दीदी इतना, मतलब कुछ ना होते हुए भी वो इतना भर देती हैं आपको प्यार से, दैट इफ़ यू आर गोइंग देयर विद एन एम्प्टी कप यू विल कम बैक विथ कप फुल ऑफ लव। क्योंकि उनके पास बेइंतहा प्यार है देने के लिए। हम सिर्फ ले नहीं रहे हैं उनसे, क्योंकि उन ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे बोला था कि डेटा ही लेकर आना है। तो जब मैं अंदर गई पहली बार विद माय फ्रेंड्स आल्सो वर देयर, तो लगा कि यार यहाँ तो कुछ और बनता है, मतलब यू नो क्या करेंगे ये नहीं पता। और फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि हम उस पे आ गए, फोर्स हो गया कि अब तो तुम्हें संस्था ही खोलनी पड़ेगी, तुम सिर्फ रोज़मर्रा आके सिर्फ गप्पे मार के काम नहीं चलेगा। सो वहाँ से कटकथा शुरू हुआ विद नो प्लान। किसी ने रजिस्टर करा, किसी ने नाम सजेस्ट करा। तो कटकथा का मतलब है कठपुतलियों की कथाएं। और आपको लगता है ये जो सेक्स वर्कर्स हैं कठपुतलियां हैं? कठपुतलियां तो हम सभी हैं, है ना, रंगमंच की कठपुतलियां हैं। बट हम में और उनमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि हमारी जो डोर है वो हम बोलते हैं ऊपर वाले के हाथ में है, पर उनकी जो डोर है वो हम जैसे ही कुछ इंसानों के हाथ में है। वो हम पुलिस वाले बोले या हम सरकार बोले या हम वो उनके दलाल बोले, या फिर हम सोसाइटी बोले या फिर आगे आने वाले उनके बच्चे बोले। इंटेंशन ये थी कि ऐसा कुछ क्रिएट करें कि दीदी खुद में इतनी एम्पावर हो जाए कि वो ये अपने स्ट्रिंग्स काट सके और फिर वो अपने सपनों की दुनिया अपने आप क्रिएट कर सके। वो उस इंटेंशन से कटकथा शुरू हुआ था। इनिशियली हमने बहुत ही बेसिक दीदीज़ को बुलाने के लिए फिल्म्स दिखाना और सिलाई सेंटर खोलना और इस सब चीज़ों से शुरू किया था। इवेंचुअली बच्चों के लिए स्कूलिंग हो गया, औरतों के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, औरतों के लिए ब्रॉथल के अंदर अलग अलग हमने इवेंट्स करने शुरू कर दिए जिससे हमारी दीदीज़ और क्लोज आए। अब तो हमारे हफ्ते में 3 दिन हीलिंग सेशंस चलते हैं अलग अलग, लाइक जीबी रोड के अंदर, मतलब कोठों के अंदर ही। हाँ, मंडेज़ को हम लोग थिएटर चलता है, ट्यूसडेज़ को हमारा एक हीलिंग सर्कल चलता है जिसमें आर्ट होता है, कभी कभी डांस होता है, और वेडनेसडेज का हमारा मूवमेंट थेरेपी चलता है। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि अब दीदीज़ का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत खूबसूरत इन्वॉल्वमेंट है। मतलब अभी मैं क्रिसमस हम लोगों ने बनाया जीबी रोड पे, और आप बिलीव नहीं करोगे ये 4थी मंजिल का कोठा था, और जो दीदीज़ की घुटनों में दर्द है वो भी ऐसे धीरे धीरे चढ़कर ऊपर बैठी हुई थी। तो मुझे लग रहा था यार बदलाव तो कहीं भी पॉसिबल है, कोशिश करनी है। और ये 15 साल की कोशिशों का नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोठा शब्द इस्तेमाल कर रही हो, आज भी वहाँ कोठा ही बोला जाता है? हाँ, जबकि वो पुराने जो हम सुनते हैं तवाइफों के कोठे या जैसा फिल्मों में दिखता है वैसा तो अब कुछ नहीं है। अब तो बहुत, एक्चुअली कहें तो फिल्मों ने तो बहुत ग्लैमराइज किया ना हमेशा कोठों को, बट वो रूप तो अब कहीं पर भी नहीं है।
एक्चुअली पता नहीं, बट वहाँ पे दीदीज भी कोठा ही बोलती हैं, कभी वो घर बोलती ही नहीं। जब उनके लिए घर की बात करते हैं तो उनके लिए गृहस्थी एक अलग जगह है। तो जैसे कुछ दीदीज हैं जिन्होंने अब बाहर अपने लिए कमरे ले लिए हैं और वो उसको घर बना रही हैं, तो वो बोलती हैं कि रात को मेरे को गृहस्थी में वापस जाना है। और गृहस्थी का मतलब उनके लिए है जहाँ पे उनके बच्चे हों, जहाँ पे उनके हस्बैंड हों, और जहाँ पे उनको ये काम ना करना पड़े, जहाँ पे वो एक आपके और मेरे जैसी एक दीदी हो, एक औरत हो। बट जब वो कोठे में आती हैं तो वो आती हैं विद अ प्राइस टैग। तो शायद इसीलिए हम लोग भी कोठा वर्ड ही यूज़ करते हैं। अभी हम जब अपने नोट्स बनाते हैं तो हम रूम्स लिखते हैं, रूम नंबर दिस, रूम नंबर दैट, बट कोठा भी आता है मुंह पे। तो अभी इस समय जीवी रोड में कितनी कितनी दीदी होंगी? करीबन इस टाइम पे 1800 to 2000 दीदीज होंगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। Oh my God. 2300 समथिंग भी हो सकती है। कोविड के टाइम पे 1900 समथिंग दीदीज थी। अभी मुझे लगता है 2300-2400 दीदीज होंगी उन कमरों में। तो 2300-2400 दीदियां हैं। आपका अपना पर्सनल रिलेशन अगर मैं कहूँ तो कितनों से बना पाई हैं आप? मुझे लगता है जब मैं रोड पर जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं सबको ही जानती हूँ, क्योंकि सब मुझे जानती हैं। हाँ। नाम से शायद मैं सबको नहीं जानती हूँ, पर चेहरे से तो सबको ही जानती हूँ। और मेरी टीम में जो एक और मेरी मेंबर है, जो इनको मैं अपना हमेशा बोलती हूँ आप संस्था की रीढ़ की हड्डी हो, वो सबको नाम से भी जानते हैं और उनको सबका बैकग्राउंड भी पता है। उनको सबकी हिस्ट्री पता है, तो उन्होंने सबकी हिस्ट्री लिखी हुई है। मैं जानती हूँ, आई थिंक ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1500 दीदीज को तो मैं भी जानती हूँ पर्सनली, मतलब उनसे जिनसे बात करी है, मिले हैं, उठे बैठे हैं, रोए हैं, या कभी कोई ट्रेजेडी हो गई है तो उनके साथ रहे हैं। तो वो उस हिसाब से 1500 दीदीज को तो आराम से जानते हैं अभी मैं इस टाइम पे। कैसी होती है इनकी ज़िंदगी? बहुत क्लीशे सवाल है मुझे लगता है गीतांजलि, बट आई थिंक जितनी बार ये समाज जाने उतना ज़रूरी है। क्या है इनकी ज़िंदगी? कुछ भी नहीं? थोड़ा मतलब इस सवाल के बहुत अलग अलग पहलू हैं रिचा। आप एक तरफ से देखोगे तो जब आप घुसोगे कमरों में तो आपको दिखता है यार तो मस्त है, मतलब कस्टमर बुला रही हैं और आजा 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 कर रही हैं, खा भी रही हैं, पी भी रही हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कमी क्या है? बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल भी करा है। और ये तो अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं, देखो कितने मज़े में हैं, डांस भी कर रही हैं, और कोई कस्टमर आया है तो उसकी गोद में भी बैठी हुई हैं, तो ये तो अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं। बट जब आप उनसे अपने आप अकेले में मिलते हो तो एक्चुअली समझ में आता है कि उनकी भी दो ज़िंदगियां हैं। एक जब वो काम कर रही होती हैं, जब वो नशे में होती हैं, कभी फोर्सफुल नशा होता है और कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि उनको पीनी ही पड़ती है, मतलब अब वो आदत पड़ चुकी है उनको, तो वो बिना पिए काम ही नहीं कर पाएंगी, तो तब वो कुछ और होती हैं। पर जब आप उनसे वैसे मिलते हो रूबरू, जब आप उनके साथ बैठते हो, तब समझ में आता है कि मौका मिलेगा तो वो भगवान से शिकायत ज़रूर करती है कि क्यों, मतलब मेरी छोटी सी बच्ची भी आज वो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, अब भी उसका आते वक्त मैसेज आया, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेलोशिप के लिए गई थी कच्छ में, अब भी मैसेज आया दीदी मैं वापस आ गई हूँ ड्रीम विलेज में। मतलब एक दीदी की बेटी है, वो मुझसे हमेशा पूछती, उसको लाइफ में अभी टचवुड पिछले 12 सालों में सब कुछ मिल रहा है, बट कभी अकेले और तो दीदी मैं क्यों, मुझे क्यों बनाया था कोठे में, मुझे क्यों पैदा करा, मैं मानती हूँ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं क्यों, मुझे इस बात का तो बेटी पूछ रही है, बेटी पूछती है, मतलब मुझे क्यों कोठे की लड़की बना के भगवान ने पैदा करा। और दीदीज भी अक्सर यही बोलती हैं, वो एक तरफ से मुझे ये भी बोलती है कि तू जैसे मान लीजिए शाम को लेट हो गया, तू घर क्यों नहीं जाती है टाइम पे, तेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ के आदमी लोग तुझे ऐसे देखेंगे। मैं बोलती हूँ तुम्हें भी तो देख रहे हैं, तो मुझे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो वो डांटती हैं कि हमारे को भगवान ने ये काम दिया है, हमें ये करना है ताकि तुम लड़कियां सेफ रहो। मुझे नहीं पता ये नैरेटिव उनको किसने दिया है, पर ये नैरेटिव वहाँ बहुत कॉमन है कि हम यहाँ पे इसलिए हैं ताकि तुम बाहर की औरतों को, ये मेल समाज तुम्हें ना परेशान करे। तो मुझे नहीं पता इस ज़िंदगी को, मतलब मैं अक्सर बोलती हूँ कि मेरे लिए एक दीदी को, एक औरत को अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी ना मर्जी से जीनी पड़े, तो फिर ऐसी ज़िंदगी तो मेरे लिए भी इट्स नॉट
मेरे लिए तो वो सही नहीं है। तो वही है उन दीदीज़ की ज़िंदगी, बाहरी तौर पे देखने पे बहुत मेकअप सब कुछ, बट पर्सनली देखोगे तो सवाल रहता है हमेशा कि मैं क्यों। हमने डेटा की बात की, आप भी नोट्स मेंटेन करती हैं, ज़्यादा महिलाएं कैसे पहुंचती हैं वहाँ पे? ट्रैफिकिंग, अभी मैंने हाल ही में दिल्ली क्राइम सीज़न 3 भी हम देख रहे थे, ट्रैफिकिंग है या भाई किसी से शादी की, उसने धोखा देके यहाँ भेज दिया, या कभी कोई लड़की अपनी मर्जी से भी आई है, मजबूरी में, लेकिन उसको हम कहेंगे भाई अपनी मर्जी से आई हो, क्या है सबसे ज़्यादा? देखिए 99% औरतें वहाँ पर, उनको पता ही नहीं था कि मैं यहाँ आ रही हूँ। अच्छा। तो वो किसी ना किसी तरीके से ट्रैप्ड है। बोले तो शादी कर ली और उसको 1-2 महीने कहीं और रखा, फिर लाके कोठे में भेज दिया। कभी कभी किसी लड़की को उसके घर में बाहर खेलते हुए उठा दिया और उठा के किडनैप करके उसको नशे में रखकर उसको लाकर बेच दिया। कभी कभी लिटरली ट्रैफिकिंग वाला जो एक पूरा हम लोग ने अभी दिल्ली क्राइम में भी देखा, वो भी है। उसमें भी बहुत ज़्यादा हमारे जो बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पर रहते हैं जो हर वक्त नोटिस करते हैं गांव-गांव में कि कहाँ पे कौन सी लड़की है जो सॉफ्ट टारगेट है, कौन सी फैमिली है जो ज़्यादा गरीब है, वो सॉफ्ट टारगेट है, तो हम उसको पकड़ लें। तो 99% दीदीज़ को ये बात नहीं पता थी कि मैं एक कोठे में आके बिकने वाली हूँ। 1% जैसे आपने बोला, कुछ ऐसी दीदीज़ हैं जिनको, मान लीजिए आज मैं एक सेक्स वर्कर हूँ और मैं बहुत गरीब कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं वापस अपने घर गई बहुत सालों बाद और वहाँ पे सब लड़कियों ने मुझसे पूछा तू ऐसा क्या कर रही है जो तेरे पास इतना पैसा है? तो मैंने बाकी तो सबको यही बता रखा है कि मैं डोमेस्टिक वर्कर हूँ, बट मैं उसको बता दूँगी कि ऐसे ऐसे दिल्ली में है, अगर तेरे को आना है तो तू आ जा, पैसे सब, हमारी पैसों की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। तो फिर ऐसे में वो लड़की आती है कि ठीक है मेरे पीछे, और ये नेपालीज गर्ल्स के साथ ज़्यादा होता है कि ठीक है फिर पीछे एटलीस्ट मेरे भाई और सब लोग पढ़ लेंगे, तो मैं एटलीस्ट जाकर वहाँ पर ये काम कर सकती हूँ। तो बट वो 1% ही है, 1 to 2%। मुझे लगता है वो भी मजबूरी है क्योंकि वो पैसे की, वो पैसे की मजबूरी। हाँ, बट पैसा है क्या यहाँ पर इनके पास? इनकी स्थिति कैसी होती है? बिल्कुल खाने पीने से ना हट, मतलब जो मैं आपको स्थिति बता रही हूँ कि वहाँ तो बिल्कुल ही खाना पीना नहीं मिलता है, उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे वो कमा लेते हैं क्योंकि इनिशियली कुछ साल ऐसे होते हैं जब ओनर्स आपको बिल्कुल पैसा नहीं देती क्योंकि उसने आपको खरीदा है तो उसको अपनी वैल्यू निकालनी है। बट इवेंचुअली आप भी ट्रेड सीख जाते हो, मतलब 4-5 साल तक तो आप पिटोगे, आप रोगे, आप मना करोगे मुझे काम नहीं करना, पर फिर आप एक टाइम पर आकर आप गिव अप कर देते हो और आप बोलते हो ठीक है मैं भी सीख जाऊँ क्योंकि मैं भी फिर कमा ही लेती हूँ पैसा, जब मेरी ज़िंदगी डिसाइड हो ही गई है तो लेट मी ऑल्सो नाउ टेक पार्ट इन दिस। तो जैसे मान लीजिए अगर एक कस्टमर ने 300 रुपये दिए तो 100 रुपये के समथिंग दीदी के पास जाते हैं, 60-70 रुपये के समथिंग जो नीचे दलाल घूम रहे हैं, पिम्प्स घूम रहे हैं, उनके पास जाते हैं, बाकी पैसे जो हैं वो ओनर के पास जाते हैं। ओनर उसमें से खाने पीने का भी, कुछ कमरों में खाने पीने का ओनर ही देखती हैं, कुछ कमरों में आपको खुद ही खाना पीना करना होता है, अपना खुद का ही करना होता है, तो उसमें कट फिर आपके पास थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। तो इस तरीके से होता है, बट यू गेट अराउंड 30-35% ऑफ योर अर्निंग, बट वो एक टाइम के बाद होता है। इनिशियली 100% इज ओनर्स मनी। अब मैं बीच बीच में उनकी ज़िंदगी और आपका काम हम करते रहेंगे। अब 15 साल पहले एक यंग लड़की वहाँ घुस रही है, जब तक एनजीओ के साथ ही तब तक ठीक है, लेकिन जब वो कटकथा लेकर अंदर पहुँच रही है, जब वो दीदियों से बात करने की कोशिश करिए, तो आप तो कितनी बड़ी थ्रेट थी वहाँ पर, जो ओनर्स थे और पिम्प्स थे, उन्होंने आपको अंदर क्यों आने दिया, या कैसे गई आप? आई वंडर, मैं कभी उनको थ्रेट नहीं लगी या तो शायद मेरे पास कोई पावर नहीं थी, मेरे पास कोई टीम नहीं थी, मैं अकेली, 1-2 फ्रेंड्स मेरे थे, तो शायद उनको कभी लगा ही नहीं कि ये कोई बहुत कुछ नुकसान करेगी। और आई थिंक मैं हमेशा से रेस्क्यू ऑपरेशंस के अगेंस्ट रही हूँ। अच्छा। जब मैं पहले भी जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ थी तो मुझे रेस्क्यू ऑपरेशंस वो मुझे कंप्लीट नहीं लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम रेस्क्यू कर लेते हैं एक दीदी को और फिर छोड़ देते हैं, अब जाओ जहाँ जाना, अब उसकी लाइफ नहीं, जाओ नहीं, हम उसको नारी निकेतन भेज देते हैं। अच्छा। या हम उसको बोलते हैं हम उसको वापस घर भिजवा रहे हैं।
अब वापस घर जाकर उसकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है ये हम कुछ ही समय तक ट्रैक करते हैं, उसके बाद हम ट्रैक नहीं करते हैं। हमने कभी भी उस दीदी के बारे में ज़्यादा समझा ही नहीं कि उसका मेंटल स्टेटस अभी क्या है, वो वापस जा पाएगी, वो वहाँ सेटल हो पाएगी, वो और समाज का जो लेबल लग चुका है। एग्जैक्टली और क्या वो खुद को एक्सेप्ट कर पाएगी अब वापस अपने माँ बाप के सामने जाने के बाद, या माँ बाप एक्सेप्ट कर पाएंगे, हम नहीं सोचते। तो आई थिंक मैं उनको ये पता चल गया था वहाँ पे लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक लेवल से शुरू करा था ना, आओ हम बैठकर पढ़ेंगे या आओ हम फिल्म देखेंगे, that's how it started. अच्छा। And when it started it was outside, somebody, there's another organization, उन्होंने मुझे अपने हॉस्पिटल में 4th फ्लोर फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी कि देखो करना है ना, औरतें तो आएंगी नहीं बट तू ट्रायल कर ले। दैट्स व्हाट ये लोग निकल सकती हैं अपने एरिया से कुछ घंटों के लिए, और अच्छा। कुछ औरतें निकल सकती हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए जो एक स्टेज पर पहुंच गई हैं, जो पता है कि भाई नहीं भागेंगी नहीं, हाँ। वो निकल सकती हैं। तो वही औरतें आती थी इनिशियली। फिर उन्होंने जब आना शुरू करा तो 1-2 ओनर्स ने भी आई, उन्होंने भी देखना कि भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, हम भी जाकर देखें। उनको भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो भी ह्यूमन बीइंग्स, चाहिए तो उनको भी ये सब कुछ कि थोड़ा मज़े मस्ती हो ज़िंदगी में, हम थोड़ी अच्छी बातें करें अदर देन दैट। तो वो जो 2-3 ओनर्स आए मेरी लाइफ में, उन लोगों की वजह से मुझे लगता है कि एक मेरा ट्रस्ट वहाँ पर बिल्डअप होना शुरू हुआ। उसमें उन्होंने फिर कमरे में एंट्री दी, उन्होंने बाकी लड़कियों को बोला कि जाओ गीतांजलि के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनको जब जब जरूरत पड़ी, वो चाहे रात के 12 बज रहे हो या 2 बज रहे हो या 3 बज रहे हो, वो मेरा फोन बजाएंगी ही बजाएंगी। अच्छा। किसी भी कंडीशन पे, आजा जल्दी आजा, बताएंगी भी नहीं, जल्दी पहुंच यहाँ पर, इस जगह पर जल्दी पहुंच। और मैं पहुंचती थी, क्योंकि मेरी इंटेंशन बहुत क्लियर थी कि आई वांट टू बी विद देम, दैट्स इट। तो वहाँ से मुझे लगता है वो जो एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ उनका, फिर उनके बच्चे जब अच्छे स्कूल में जाने शुरू हुए, उनके बच्चों ने जब, अब कोई आपको रोज ऊपर से लेकर नीचे तक अगर देख रहा है और वो बहुत नज़रों से, मतलब उसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, वहाँ पे सब लोगों की नज़रें मेरे ऊपर हैं, मेरा घर कहाँ है, मेरे घर में कौन कौन है, मेरी लाइफ कैसी रही है, वो मेरे ऊपर उन्होंने प्रॉपर स्टार्टिंग में पूरी तसल्ली से देखा है उन्होंने। तो फिर उनको लगने लग गया कि ये शायद हमारे साथ ही रहने वाली है, ये हमारे को कभी धोखा नहीं देगी। तो आई थिंक वो ट्रस्ट, बड़ी बात होती है ट्रस्ट डेवलप करना। आई स्वेयर उसमें मुझे बहुत गालियाँ पड़ी हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, मेरे कॉलर पकड़ पकड़ के नीचे धक्का भी दिया गया है। किसने? ब्रॉथल में ओनर्स ने ही मुझे लिटरली बोला गया अंदर नहीं बाहर निकल, गालियाँ बहुत दी हैं। वो सब हुआ है, वो सब मेरी लाइफ का एक पार्ट रहा है। बट हमेशा कोई ना कोई खड़ा भी होता था साथ में, जो सपोर्ट कर देता था और बोलता था कोई नहीं, आज दिन खराब है, कल अच्छा हो जाएगा। और वो भी कोठे में ही कोई ना कोई बोल रहा होता था। मान लीजिए एक दीदी ने मुझे धक्का दे दिया तो दूसरी दीदी ऊपर से देख रहे, ओए ऊपर आ जा, ले चाय पी, ठीक है आज उसका दिन खराब है, कल तेरे को वो अच्छे से बात करेगी। तो ये इतना वहाँ पे, तभी मैं बोल रही हूँ कि मेरे को ना जीबी रोड वो लगता ही नहीं है अंधेरी गलियाँ, मुझे लगता है कि वहाँ पे हर चीज़ का जवाब, मेरे तो हर सवाल का जवाब है। तो इसलिए शायद वो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से रिसीव करा सड़क को, तो सड़क ने भी मुझे धोखा नहीं दिया, बहुत ही ब्यूटीफुली रिसीव करा। पर कोई लड़की को अगर से भगाया जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ आपको, कभी ये ख्याल आया हो कि मैं क्यों कर रही हूँ, छोड़ देती हूँ सारा? आता है, हाँ? अभी भी आता है। बट हमेशा वो कभी भी दीदीज की वजह से नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे मुझे मतलब समटाइम्स माई हस्बैंड ऑलवेज मेक्स फन ऑफ इट, वो तेरे को जितनी मर्जी बार सुना दे, जो मर्जी कर ले, तेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे बीच में कुछ हो जाए तो तेरे को बवाल हो जाता है। सो जेन्युइन है, पता नहीं क्यों उनके साथ अब वो हो चुका है कि अपनापन है बहुत एक्सट्रीम। मतलब मैं उसको माँ का रिश्ता भी नहीं बोलना चाहूँगी, बहन का रिश्ता, वो एक अलग ही रिश्ता है। मतलब मैं उसको एक डिवाइन रिलेशनशिप बोलूँगी हमेशा ही। उनके साथ एक वही रिश्ता है, गाली सुन के भी ना वो गले लगा लेती हैं टाइप्स, और मेरे साथ भी वही रहता है। तो गीतांजलि के ड्रीम विलेज पर मैं आऊँगी, लेकिन आपने भी एक बात कही ना कि कई बार रात बिरात कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फ़ोन करती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स कभी आपने अपनी आंखों के सामने जो देखी और आप उसका मतलब बिल्कुल गवाह बनी उनकी समस्याओं की? जब मैं सबसे पहले बुलाई गई थी रात को, तब अराउंड 2 बज रहे थे, और मुझे फ़ोन आया कि जल्दी आ जाओ अगर तुम सच में हमें प्यार करती हो तो। तब कटकथा नहीं था।
मतलब बिल्कुल 15 साल पहले का बता रहे हो आप। और मैं रात को पहुंची और मैं पुलिस स्टेशन में, मेरे को ये पता चल गया था कि उनको पुलिस वाले पकड़ कर लेकर आए हैं। और मैं पुलिस स्टेशन में थी और उनमें से एक दीदी हमारे पास इंग्लिश सीखने आती थी, बहुत सुंदर नेपालीज थी वो, एंड शी वॉज इन अ ब्लाउज एंड पेटीकोट, शी वॉजंट वेयरिंग अ साड़ी। तो मैंने उसको बोला साड़ी क्यों नहीं पहनी, कहती ऐसे ही जाऊँगा कोर्ट में। ये पुलिस वालों ने मेरी साड़ी उतारी है, अब ये ऐसे ही लेकर जाएंगे मुझे कोर्ट में। तो वहाँ पे उन पुलिस वालों ने बोला कि जब इन औरतों से पूछा कि किसको बुलाएं तो आपका नाम लिया है, तो आप इनकी तरफ से हो या फिर आप इनके अगेंस्ट खड़ी हो, क्योंकि इन्होंने गलत करा है। तो तब मेरी पुलिस वालों से झड़प हो गई थी एसएचओ से, कि मैंने बोला आपने क्यों बोला इन्होंने गलत करा है। तो फिर एसएचओ ने मुझसे सवाल करा था आप हो कौन। मैं तो कोई भी नहीं थी, कोई संस्था नहीं, सिर्फ नाम से तो काम चलेगा नहीं ना। वहाँ से मुझे लगा कि संस्था होना ज़रूरी है। तो एक तो ऐसा केस आया जहाँ पे इन्होंने रात को करीबन 12:30-1 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन करा था और इन सभी दीदीज़ को नीचे ड्रैग करते हुए लेकर आए थे और उन दीदीज़ ने बोला था कि गीतांजलि को बुलाओ। पहले ऐसे केसेस होते हैं, कुछ कुछ बीमारी वाले केसेस हो जाते हैं कि कोई बहुत ही इमरजेंसी में हो गया है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो फिर फ़ोन आते हैं कि जल्दी आ जा, तबीयत ख़राब है। बीच में आग लग गई थी और एक साथ 16 सिलेंडर्स फटे थे, मतलब एक ही ब्रॉथल में एक ही फ्लोर पे अलग अलग छोटे छोटे कमरे हैं दीदीज़ के कुछ ना, तो हर एक कमरे में सिलेंडर फट गया था। तो तब वो 3-4 रातें हम लोग, कोविड के टाइम की बात है ये, तो हम वहीं पे ही रहे, वहीं पे ही उनके शेल्टर का इंतज़ाम करा। तो वह ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। अभी 26 अगस्त को वहाँ से करीबन 11 बच्चों को पुलिस वालों ने उठा लिया था। तो फिर फटाक से मैं गई रात को, दैट वाज अराउंड आई थिंक 1:32 PM। तो फिर मैं हॉस्पिटल पहुँची, मतलब वो बच्चों को लेके हॉस्पिटल गए थे पुलिस वाले पहले। तो तब ऐसे केसेस, जब कोई ऐसा कुछ केस होता है, कभी कभी ऐसा भी कुछ केस होता है कि मान लीजिए दीदी ने स्नैचिंग कर ली या पुलिस वाले ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, अब दीदी की पुलिस वाले सुन नहीं रहे हैं, वो अपनी ही चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे केस में दीदी बोलती हैं कि मुझे ना कभी गीतांजलि समझ नहीं आता, सारी दुनिया को पता है जीबी रोड है, यहाँ पे ये काम हो रहा है रोज़, ये बीच में रेड डालना और ये बीच में अचानक रेस्क्यू ऑपरेशन, आप रेड किस चीज़ की डाल रहे हो? तो आपके नाक के नीचे रोज़ हो रहा है, या तो आप पूरा इलाका बंद करा दो। भाई सरकार चाहे, पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे तो बंद करा दो ना, फिर उन लड़कियों को आज़ाद कराओ, एक बार में पूरी 2,500 को आज़ाद कराओ ना। ये क्या है, ये क्यों चल रहा है? वो उनका ये कहना होता है कि 18 साल से कोई छोटी लड़की का अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि 18 साल से छोटी लड़की आई है, हाँ, तो वो उसके लिए रेड करते हैं। अच्छा, बट अगर हम देखें तो हमारे देश में सेक्स वर्क लीगल है अगर आप 18 से ऊपर हो तो। लेकिन अगर आपसे कोई जबरदस्ती करवा रहा है या अगर आप सॉलिसिटिंग कर रहे हो एक पब्लिक यहाँ तो बड़ी ट्रैफिकिंग की हुई है। हाँ, और अगर आप किसी कोठे में हो, कोठा चलाना इलीगल है, और अगर आपका पैसा कोई और ले रहा है, यहाँ तक कि आपका बच्चा भी, तो भी इलीगल है। तो हम ये 5 चीजें इलीगल रोज कर रहे हैं। हाँ। एक चीज के बेसिस पे हम रेड मार देते हैं कि 18 साल से छोटी लड़की की इंफॉर्मेशन आई है, और वहाँ पे मैक्सिमम लड़कियां हैं जो 18 साल से छोटी हैं। उनको इंजेक्शंस देकर, उनको दवाइयाँ खिलाकर उनकी बॉडी को बड़ा कर रहा है, और ये हम सबको पता है, वी ऑल नो दिस। और जब पुलिस की रेड पड़ती है तो वो लड़कियों को छुपा दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी के थ्रू पहुंच जाती है कोठे में कि रेड होने वाली है। ये हम सबको पता है कि ये हो रहा है। पुलिस भी तो मिली हुई है ना, सबको ही मिला हुआ है, पूरा प्रशासन मिला हुआ है। मेरे को तो है ये, आई मीन मेरे डेटा के हिसाब से तो, जो मैं पिछले 15 सालों में देख रही हूँ, ऐसे कैसे हम देश में इतनी बड़ी चीज़ बिल्कुल मिडल ऑफ द शहर, और सिर्फ जीबी रोड पर तो 2,500 औरतें हैं, आप सोनागाछी की बात करो वहाँ 50,000 औरतें हैं, आप कमाटीपुरा की बात करो वहाँ 50-60 हज़ार औरतें हैं, आप बुधवार पेट पुणे की बात करो वहाँ पे 20-25 हज़ार औरतें हैं। तो अगर इतने रेड लाइट एरियाज़ हमारे देश में चल रहे हैं और रेड लाइट एरियाज़ इलीगल हैं, तो कौन है जो इसका जवाब देगा? तो ये तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है हमारे कंट्री में कि, और रोज़ लड़कियां ट्रैफिक हो रही हैं। मतलब कुछ डेटाज ये कहते हैं कि एवरी 7 minutes अ गर्ल गेट्स ट्रैफिक्ड इन आवर कंट्री। और कभी आपने ये भी देखा कि कोई बच्ची जिसका जन्म वहाँ हुआ उसको भी सेक्स वर्क में डाल दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो माँ खुद डाल रही है अपनी बच्ची को? सो 2 तरीके से होता है। एक होता है कि जैसी बच्ची पैदा होती है, ओनर
उसी वक्त पे ओनर को ये पता होता है कि अब ये बच्ची मेरे पास आने वाली है, अब ये मैं इसका देख रेख करूँगा। तो बचपन से ही ओनर उसको, उसका ख्याल रखना, उसका खाना पीना करना, उसके कपड़े करना, उसको स्कूल नहीं जाने देना, पर ये सब कुछ करना उसको शुरू कर देते बिल्कुल हैं। पढ़ाते लिखाते नहीं। उन लड़कियों को तो नहीं पढ़ाते लिखाते हैं, इसीलिए वहाँ पर पढ़ाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। वहाँ पे लड़के भी नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको दलाली करनी है। बाय द एज ऑफ 8 to 9 वो नीचे जाके कस्टमर लाना शुरू कर देते हैं अपनी ही माँ के लिए, अपनी माँ, आसपास वाली आंटियाँ, अपनी बहनों के लिए, उन सब के लिए वो कस्टमर लाना शुरू कर देते हैं। और अगर उनको थोड़ा बहुत हिसाब किताब लिखना आ गया तो फिर तो उनको ओनर खाता दे देती है हाथ में कि तू अब दिन भर लिख के कितने कस्टमर आए हैं, कितने पैसे किस औरत के हैं, रात को सब औरतों से पैसे ले और फिर मुझे दे, टोकन तू काट। तो वो तो मतलब वहाँ पर तो पैसा कमाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। ये नहीं होता है तो क्योंकि औरतें नीचे जा नहीं सकती हैं, तंबाकू की लत पड़ चुकी है, तो 20 रुपये देंगी, ले 3 पैकेट तंबाकू ले, बाकी बचे हुए 2-3 रुपये तू रख लियो। तो छोटे छोटे हमारे 2-3 साल के बच्चे भी महीने के 2-2.5 हज़ार रुपये कमा लेते हैं वहाँ पे, यही सब काम कर कर करें। चाय लिया तो 4 चाय आई तो 1 चाय के पैसे तू रख लियो, ब्रेड लिया, क्योंकि सब कुछ जाने के लिए नीचे जाना पड़ रहा है आपको, और उनको अलाउड नहीं है नीचे जाना, तो फिर वो सब चीज़ों के लिए वहाँ के रहते हुए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। आप जो कटकथा का काम हम लोग जो बात करते हैं वो इन बच्चों के साथ भी है जी। जो वहाँ, जिनका जन्म वहाँ हुआ है, जिनकी माँ वहाँ सेक्स वर्कर है, अब वो बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? तो आप क्या कर रही हैं उनके साथ? तो वहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत करी थी एक स्कूल की, हम ब्रिज स्कूल बोलते हैं उसको। तो वहीं पर ही हमने जीबी रोड पर ही शुरुआत, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वो हॉस्पिटल में हमें जगह मिली तो वहाँ पे बच्चे आते थे। फिर धीरे धीरे हमने जीबी रोड पर ही एक जगह रेंट पे ली, फिर उसके बाद उससे भी हमें निकाल दिया। फिर एक ब्रॉथल में, एक ब्रॉथल ओनर ने अपनी जगह हमें ऑफर करी कि तुम यहाँ पढ़ाओ और मेरे बच्चों को भी पढ़ाओ। फिर उस ब्रॉथल ओनर को आके धमकी दे दी किसी ने कि अगर तुम्हें एनजीओ वालों को दोगी तो फिर हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम देख लेना। तब तुम्हारे को हम फिर मतलब वो लोग रेड्स करवा देते हैं पुलिस के साथ मिलकर। तो उन्होंने मेरा सारा सामान उठा के नीचे रख दिया और मेरे को फ़ोन आ रहा है कि दीदी सारा सामान हमारा फाड़ के, उतार के, तोड़ के नीचे फेंक दिया गया है कि हम नहीं यहाँ पे और रह सकते हैं। तो इस तरीके से अब फाइनली एक स्पेस है जब हम वहीं, वो भी रेंट पर ही है, नॉट अ नाइस स्पेस, बट क्योंकि उस जगह पे स्पेस ही नहीं दे रहे हैं वो बच्चों के पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर है। अभी हमारे सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, ये हमारा सेकंड बैच चल रहा है। पहला बैच हमारा मतलब सारे स्कूल में बाहर का फॉर्मल स्कूल, बाहर का फॉर्मल स्कूल, तो कैसे जाने दिया जा रहा है उन्हें? तो बच्चों का वहाँ पे मतलब हम लोगों ने स्टार्टिंग से, तो पहले तो माओ को बिल्कुल नहीं होता था नहीं भेजना, बट हमने एक चीज़ देखी है, वहाँ एक भी जना हाँ बोल देता है ना तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो एक बच्चा था जिसकी ओनर लेकर आती थी, मतलब वो, उसकी माँ पूरा दिन, शी वॉज इन डीप डिप्रेशन, तो उसकी मम्मी पूरा दिन डिप्रेशन की गोलियां खा के सिर्फ बेहोश रहती थी और रात में वो काम करती थी और सुबह 7-7:30 बजे वो फिर से गोलियां खाती थी और फिर से वो पूरा दिन कैसे सो रही है, कहाँ सो रही है, उन्हें नहीं पता होता था। तो उनके बेटे की जिम्मेदारी इस ओनर ने ली थी और मैं इस ओनर को बहुत लाइफ में हमेशा ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि इन दीदी ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है। तो वो इस बच्चे का हाथ पकड़कर हमारे पास लेकर आती थी, छोटा सा था वो, और वो बोलती थी इसको भी पढ़ाओ मेरे साथ, मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे की लाइफ बने। और आज वो बच्चा बहुत ही अमेजिंग डांसर है, नोएडा में एक डांस एकेडमी में डांस करता भी है और सिखाता भी है। तो वो पैसे भी कमा रहा है और अपना डांस भी कर रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल और एकेडमी है वो, काफ़ी बड़ी एकेडमी भी है, तो वहाँ पे वो कर रहा है। तो उस बच्चे की वजह से जब वो बच्चा आता था हाथ पकड़ के, तो दूसरे बच्चे को भी भेजा माँ ने कि तू भी चला जाया कर इसके साथ। उन दोनों को देखकर एक और माँ को मन में आया कि ये तो ओनर के साथ ही तो जा रहे, तो ये 2 लड़कियों को भी मेरी भी भेज दो। तो इस तरीके से उनके पास एक थोड़ा सा, क्योंकि ओनर लेकर आ रही है ना, तो ओनर के साथ तो फिर हर कोई अपने बच्चे को भेज देगा, तो माँ चाहती भी है बच्चे को पढ़ाना। जैसे हमारी पहले वाली बात रुक गई थी कि मम्मी को लगता है कि मेरे को बच्चे को पढ़ाना है, बट वहाँ का जो माहौल है ना, कुछ तो बच्चों को नहीं पढ़ा पाती हिम्मत की वजह से, क्योंकि ओनर ने पहले ही बच्चे पे अपना कब्जा कर लिया कि बच्चा मेरा है, तू सिर्फ काम कर, ये बच्चा तेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा है। तो अब तो बच्चा उसके पास ही चला गया बचपन से ही। कुछ ऐसी औरतें हैं जो ऐसे खानदान से बिलोंग करती हैं जहाँ पर लड़की पैदा अगर हुई है तो वो धंधे में ही जाएगी, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है और कोई भी। तो वो माँ को लगता है जब इसको धंधे में ही जाना है तो मैं इसको क्या पढ़ाई लिखाई करवाऊँ,
इसने तो अल्टीमेटली यही काम ही करना है। तो वो बट अगर एक भी माँ मान जाती है किसी भी एक कमरे में, तो हमारे को अच्छा रहता है कि अच्छा ठीक है, ओके, इस कमरे में अब एजुकेशन जाना शुरू हो गया है, अब इसमें क्रिएटिविटी लेकर आओ ताकि और बच्चे साथ में हैं। तो स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी, बट अभी तो हम ऐसे लेवल पर हैं जहाँ पर हमें पता है कि अच्छा यहाँ पे बच्चा है, हमारे पास नहीं भी आ रहा तो वो कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है। वो कमरे में बैठकर अपनी ज़िंदगी वेस्ट नहीं कर रहा है। वो 15 साल लगे उस मेंटालिटी तक पहुँचने बड़ा में। बदलाव आप लेकर आए हैं गीतांजलि। अब अगर मैं आपसे ही पूछूं, भाई हमारे समाज में कौन से माता पिता या कौन सा परिवार ऐसा है जो चाहेगा कि हमारी लड़की जीबी रोड पर या किसी भी रेड लाइट एरिया में जाके काम करे? भाई कल को हमारी लड़की की शादी होनी होगी, या 4 लोग पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आपके लिए अपने ये अपना पर्सनल फाइट कितनी मुश्किल थी विथ योर पेरेंट्स, विथ योर फ्रेंड्स? With my parents, my मम्मी पापा एंड माई 2 brothers, मुझे लगता है ये फाइट बहुत मुश्किल नहीं थी। मेरे पापा मम्मी ने मुझे टचवुड बहुत सपोर्ट करा है, क्योंकि जीबी रोड मेरी ज़िंदगी में थोड़ी बाद में आया। मेरा रिबेल नेचर बहुत पहले ही था। तो पापा मम्मी को पता था हमेशा से ही कि ये नहीं करेगी जो हम बोलेंगे, तो जो हम बोलेंगे उसकी ये एंटी ही जाएगी। तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं पे एक्सेप्ट कर ही रखा था। उनका बस शुरुआत में ये फियर था कि तू सेफ है, रात के 2 बजे तू जा रही है कोठों में, रात के 3 कोई समय ही नहीं है, कब आ रही है। जब एक बार तो मेरी मम्मी ने दरवाजे ही खोलने से मना कर दिया, मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे घर में घुसी, कहती बाहर ही रह अब तू। तो फिर पापा आके धीरे से खोल देते हैं कि अच्छा चला आजा, जा सो जा। या रात रात को हम बैठे हुए हैं तो 2-2 रातें हम सोते नहीं थे इनिशियली, ये रिसर्च वो रिसर्च ये काम। मेरे घर को ही ऑफिस बना रखा था, तो पापा रात रात को आके चाय ऑफ़र करते थे, अच्छा थोड़ी चाय पी लो, थोड़ी सी नींद भगा लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ी देर सो जाओ। तो शायद उन्होंने वो मेहनत देखी और उनको दिखा कि व्हेन माय डॉटर इज़ डूइंग दिस, शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। उसको बहुत मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, पापा ने मुझे बात बोली थी कि देख मैं तुझे रोकूंगा क्योंकि वो मेरा फ़र्ज़ है बाप बनने का, बट तू रुकियो मत, क्योंकि वो तेरा फ़र्ज़ है ज़िंदगी में जो तुझे सौंपा है। क्या बात। तो ये मेरे पापा ने जब से मुझे बात बोली है, तब से तो वो मुझे डांटे मारे जो मर्जी करे, मुझे पता है मुझे रुकना नहीं है, बिकॉज दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी इन द बिगनिंग। बट लार्जर सोसाइटी, यस, रात में कहाँ जा रही है, वो तो ओवर है। मतलब सोसाइटी के लोग, हमारे खुद के अपार्टमेंट्स के लोग, कि इनको तो इसके माँ बाप ने अलग ही छूट दे रखी है, पता नहीं आपका भी तो कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ बहुत ज़्यादा, कि पता नहीं किन के साथ घूमती है। और रात को जब आप जाते हो कमरों में तो जाहिर सी बात है आप किसी ऐसे दोस्त को ही बुलाओगे जो मेल है, जिसके पास बाइक है या गाड़ी है, पता नहीं किन लड़कों के साथ जाती है, माँ बाप भी इसको मना नहीं करते हैं, फिर फैमिली वाले भी, शादी कैसे होगी, किसी अच्छे लड़के से शादी कर दे। रिश्ते भी आते थे, कुछ बहुत रिच है, बहुत अच्छा है, बस वो उसकी एक ही शर्त है कि इसको बोलो कटकथा बंद कर दे। तो इस टाइप के भी ये सब होता था। किसी को अगर समाज में कोई बदलाव लाना है तो समाज की ही बातें सुननी सबसे पहले बंद करनी होती है। लेकिन आपको कुछ अच्छी बातें सुनवाती हूँ मैं। ओए पापा गीतांजलि मेरी सबसे छोटी बेटी है और ये शुरू से ही काफ़ी चंचल और काफ़ी एक्टिव थी। बचपन में भी ये जो है निडर जैसे बच्चे होते हैं उस तरीके से रहती थी। शुरू से इसको ये था कि मैं कोई ना कोई ऐसा सोशल काम करूं जिससे कि मतलब इसके मन के अंदर था। तो मैं इसको शुरू में इसको मैंने थोड़ा सा कहा कि भाई वो जिस एरिया में तू जा रही है वो अच्छा एरिया नहीं है, लेकिन इसकी जिद थी कि मैंने कुछ समाज के लिए करना है। तो फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है, अगर उसको परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है तो फिर मुझे नहीं रोकना चाहिए। मैंने इसको रोका नहीं। तो आज ये जिस मुकाम पे पहुंची है ये अपनी मेहनत से पहुंची है। ये लड़की बहुत बहादुर है और जिसको कहते हैं ना कि भाई इसके दिल में जो करने की ठान लेती है वो करती है। तो परमात्मा इसको लंबी उम्र दे और अच्छी तरक्की दे। ठीक है। और ये कब हुआ? एक मैसेज और सुनवाती हूँ।
Hi, it's tough talking about Gitanjali, Hari uncle. a wonderful soul Oh, he's my mentor for with life. many facets that I admire. She considers me her mentor for the last 12 years. But to be honest, it's the other way around. She has been able to hold me and really make me see the real world, something which I neglected in my years before this. I am blessed, and in return, I would like to bless this beautiful soul, and may she lead the path for many in the years to come. God bless. मेरे पापा बोलते हैं जब तक किसी की बात नहीं मानती तो ही ऑलवेज कॉल्स हरी अंकल क्योंकि उन्हें पता है मैं इनकी बात कभी नहीं टाल सकती. थैंक यू. मेरे पापा की तबीयत खराब थी काफ़ी, बट ही इज लुकिंग सो फिट इन दिस वीडियो. कभी क्लाइंट्स की तरफ से प्रॉब्लम हुई है आपको, वहाँ से अटैक, ये क्यों आती है यहाँ पर, हमारी बहुत सारे डर होते हैं जो आदमी वहाँ जाते हैं, उनको भी तो अपनी पहचान को लेकर डर होता है. उन आदमियों का आपने क्या रूप देखा गीतांजलि? क्लाइंट्स ने मेरी बोली लगाई है लाइफ में. मतलब उनको ऐसा होता था कि दीदी को लिटरली बोला जाता था कि इसको भेज अंदर. क्या बात कर रही हैं? हाँ, बहुत हुआ है ये तो, बहुत. मतलब किसी भी कोठे में चढ़ती थी तो बोलते थे कि इसकी क्या है, ये कितने की मिलेगी. तो फिर दीदी कुछ तो मेरे सामने ही डांट देती थी, और कुछ कुछ दीदी मुझे बोलती थी बैठ जाना, 2-3 कस्टमर आ जाएंगे तेरे चलते हुए. तो मैं बैठती थी उनके साथ. अच्छा ठीक है. तो गेट पे अंदर घुसते थे और बोलते थे कि हाँ ये बिल्ली आंखों वाली चाहिए. तो फिर अंदर कमरे में ले जाके और दूसरी लड़की को जब भेजते थे तो अंदर से बोलते थे अरे वो लड़की भेज, वो लड़की भेज. तो मुझे आवाज़ें आती थी कि वो पिट रहा है अंदर, कि वो हमारी मैम है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसकी तरफ देखने की. और फिर उसको मतलब या तो वो उससे पैसे लेकर वो बाहर आ जाता था. तो ऐसा हुआ है कभी कभी कुछ क्लाइंट्स ने छूने की भी कोशिश करी है, पकड़ा भी है. बट मुझे भी अजीब नहीं लगा रिचा. किस मिट्टी की बनी हो गीतांजलि? नहीं, मुझे क्योंकि सुनकर अजीब लग रहा है. हाँ, मुझे लगता है ये जब कोई मेरे से कोई बाहर करेगा, जीबी रोड के बाहर, तो जाहिर सी बात है मैं रिएक्ट करूँगी और मैं मारूंगी भी और मैं गाली भी दूंगी, मैं सब कुछ करूँगी. बट समवेयर जब मैं वहाँ होती हूँ तो मुझे लगता है ये दीदीज रोज़ देख रही हैं. उनके साथ ये रोज़ होता है, दिन में 25-26 मतलब हज़ारों बार उनके साथ ये होता है उनकी लाइफ में. तो मैं तो कुछ अलग तो हूँ नहीं. आई एम जस्ट प्रिविलेज कि मैं यहाँ पैदा नहीं हुई हूँ. बट बाकी तो उनमें और मेरे में कोई फ़र्क ही नहीं है. तो अगर कभी कोई मतलब मन करता है मैं थप्पड़ मारूं, बहुत बार डर के मारे में भी नहीं मारती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो कस्टमर जो होते हैं वो बंदूकें भी लेकर चलते हैं वहाँ पर. तो वहाँ पर पुलिस वालों को गोली मार दी जाती है, चलते फिरते चक्कू निकाल दिए जाते हैं. तो वो भी एक फियर मन में रहता है. बट मैंने मारा भी है, मैंने वहाँ पे कस्टमर्स को लगाए भी हैं. जब मुझे पता होता है कि आसपास दीदीज बैठी हैं और वो संभाल लेंगी तो फिर मैं एक्शन भी ले लेती हूँ बहुत बार. तो मुझे लगता है कि कस्टमर्स भी वही सोसाइटी के लोग हैं ना जो बोल रहे हैं कि मतलब ये तो आई इधर है क्योंकि ये खुद भी कोठे में काम करती है. तो ऐसे लोगों की बात सुन के मैं कैसे ही डरूंगी ना, मतलब क्यों ही डरूंगी. उनको मुझसे डर है, बट मैं कैमरा भी नहीं लेकर जाती हूँ कभी भी. तो उनको भी मुझसे सच कोई डर नहीं है. आप मेरे साथ चलो कभी कोठों में ना, आपको सच में एक दूसरी जिंदगी दिखेगी कोठों के अंदर. चलते हैं एक दिन. हाँ. बट जैसे हमेशा ये लगता है कि वहाँ कैसा आदमी आता होगा, बिल्कुल एक लोअर क्लास या बड़े बड़े लोग भी कोई आते होंगे, नहीं आते होंगे ना? वो नहीं आते हैं. हमारी दीदीज हमें बताती हैं, अभी तो कम हो गया है, अभी हमारी दीदीज को बाहर बुलाया जाता है. बट पहले वो बताती है कि मिनिस्टर्स वगैरह सब नीचे गाड़ियाँ होती थी. मतलब रात को लंबी लंबी गाड़ियाँ भी आती थी कमरों के अंदर. और कुछ कमरों में तो फोटोज़ भी लगी हुई हैं कुछ मिनिस्टर्स की. हाँ. तो क्यों लगने देगा कोई अपनी फ़ोटो? उन्हें क्या पता उनकी फ़ोटो लगी है, ये पता भी होगा, मुझे नहीं पता है.
बट हाँ, तो फोटोज़ भी लगी हैं। कुछ ऐसे बड़े बड़े सिंगर्स भी हैं जो काम करने नहीं आए हैं वहाँ पे, ऐसा वो बोलती हैं, पर उन्होंने वहाँ रियाज करा है उन लोगों के साथ। एक तो सिंगर हमारे बहुत ही फेमस है, मतलब मैं आपको बता दूंगी ऑफ द रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड नहीं बताएंगे? मतलब मुझे नहीं पता हाउ मच विल ही बी कंफर्टेबल अगर मैं उनका नाम बताती हूँ, तो मुझे नहीं मालूम है। प्रॉपर रियाज करा है, सीखा है, वहाँ पर बैठे हैं बहुत बहुत दिन। बट अब वैसे मुजरे होते हैं जैसे हम, भाई पुराना तो हमने सुना है, बनारस की दाल मंडी से पूरा शास्त्रीय जितना संगीत निकला है वहाँ से निकला है। बिस्मिल्लाह खां साहब वहाँ खड़े रहते थे, सिर्फ संगीत की आवाज़ आती थी, है ना। तो वो कोठे अलग थे, वो संगीत अब थोड़ी है या है? मतलब है, थोड़ा बहुत है। मतलब ऐसा है कि कुछ देर तक संगीत होगा अच्छा। कुछ कमरों में कुछ ऐसी दीदीज आज भी हैं जो बहुत रियाज करती हैं, सुबह सुबह 3-3 बजे उठ के अपनी पूरी पूजा पाठ के बाद वो बैठ जाती हैं अपने सितार पर। हाँ, और उनके कमरों में वो आवाज़ें आज भी हैं, कम होती चली जा रही हैं। अब बॉलीवुड ज़्यादा हो रहा है, बट कोठे में रात को मुजरा तो होता है प्रॉपर, मतलब इन द सेंस कि जो पिक्चरों में दिखाता है वैसा उसको नहीं। मत अभी वो देखिए। कौन सी फिल्म आई थी? गंगूबाई नहीं, हीरा मंडी। हीरा मंडी, हाँ। वैसा तो उतना फैंसी तो नहीं होता, ऑफ कोर्स ही बात है, बट वो शैंडलर्स लगे हुए हैं और रात को नीचे सब बैठ जाते हैं और गर्ल्स डांस करती हैं, बट बॉलीवुड गानों पे ज़्यादा होता है अब, और उतना रिस्पेक्टफुली नहीं होता है। अगर आप हीरा मंडी या इन सब गंगूबाई में देखेंगे तो इट्स अ रिस्पेक्ट, इट्स अ रिस्पेक्टफुल डांस। वो सब खत्म हो गया है। इट्स मोर अबाउट लस्ट, इट्स मोर अबाउट अश्लील हो गया। हाँ, अश्लील हो गया है, बट वो सब कुछ तो होता है आज भी। बड़े बड़े लोग भी आते हैं, बहुत बार हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जो ऑफिस गोइंग हैं, तो वो शाम को अपने बैग्स लेकर आ रहे होते हैं, तो हम कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं कि बताओ घर जाने से पहले यहाँ पे दर्शन कर कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मॉर्निंग में ही अपने ऑफिस बैग्स, लैपटॉप बैग्स लेकर आए होते हैं। बच्चे बहुत आते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत क्रेज़ होता है जीबी रोड एक्सप्लोर करने का। डीयू में जब नए बच्चे आते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही फैसिनेशन होता है कि तू कभी गया है क्या कोठे में। तो वो मैंने ऐसा भी सुना है कि बर्थडेज में वो लोग ट्रीट देते हैं कि चल ठीक है इसकी बर्थडे पार्टी तो मैं सबको कोठे में लेकर चलूँगा। हमारे खुद के वॉलंटियर्स जब आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम में से कभी कोई पहले आया है, तो इस बात का जवाब, ये सब कहानियाँ हमें पता कॉलेज चलती से हैं। आए थे। बट हाँ, हर तरीके का लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो एक जो क्यूरियोसिटी होती है ना कि कोठे के अंदर होता क्या है, वो एक्सपीरियंस, वो उनके लिए बहुत मैटर करता है। और जो अमीर घराने के लोग हैं वो अभी तो बहुत कॉल गर्ल्स का और एस्कॉर्ट्स का सिस्टम बाहर ही हो गया है, बट पहले तो इतना नहीं था, तब वो लोग बहुत आते थे। तो अब जीबी रोड में दीदियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? जीबी रोड पे वैसे घट रही है क्योंकि काम जीबी रोड पर घट रहा है, अभी काम बाहर हो रहा है। बट ट्रैफिकिंग कम हो रही है ये मैं नहीं बोलूँगी। ट्रैफिकिंग बढ़ रही है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। अभी जीबी रोड जैसी जगहें छोटी छोटी पॉकेट्स में और जगह बन रहा है। आप लक्ष्मी नगर की बात करो, आप भजनपुरे की बात करो, आप शक्करपुर की बात करो, आप रोहिणी की बात करो, हमारी ही दीदीज के वहाँ पर भी कोठे चल रहे हैं। तो जो यहाँ पे मालकिन हैं उनके इन जगहों पर भी कमरे चल रहे हैं। तो अभी वो स्प्रेड हो गया है जीबी रोड और ज़्यादा। पहले सिर्फ शायद इतना ही सीमित हुआ करता होगा तो इसीलिए, बट अब स्प्रेड हो गया। तो ट्रैफिकिंग बढ़ रहा है पर जीबी रोड पर हाँ संख्या कम हो रही है। किसी देखिए 2300 या 2500 लड़कियां औरतें हैं तो सब अच्छी थोड़ी होंगी। किसी दीदी के साथ भी तो आपका ख़राब एक्सपीरियंस रहा होगा। बिल्कुल रहा है, और मैं दीदी को मजाक भी करती हूँ हर बार कि तुमने मुझे बहुत परेशान करा है ज़िंदगी में। जो गालियाँ दी हैं वो उन्होंने दी हैं, जो मुझे टेस्ट करा है बहुत ज़्यादा कि उसको रात के 12 बजे बुलावा आएगी क्या, इस काम के लिए बुलावा आएगी क्या, या मेरे सामने बच्चे को मारना कि रोकेगी क्या, या फिर किसी दीदी के साथ गलत करना करेगी क्या, ये हेल्प करेगी क्या। तो वो सब ऐसे 3-4 ऐसे लोग रहे हैं जीबी रोड पे जिन्होंने मुझे, मतलब एक दीदी का तो मैं हमेशा मजाक उड़ाती हूँ, आज भी मैं जब कम नीचे जाती हूँ बोलती हूँ गाली दे गाली दे। अब कहीं जाके पिछले 2 या 3 महीने में ऐसा होता है कि जब मैं उनके सामने से निकलती हूँ तो मुझे माँ बहन नहीं सुनाई देता, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उनके सामने से निकली हूँ, मेरे साथ कोई भी गेस्ट हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो शुरू ही हो जाएंगी। उन्हें ऐसा लगता था, उनकी गलती नहीं है,
उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे पास कैमरा है, उन्हें ऐसा लगता था कि जो भी बाहर से आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फ़ोटोज़ खींचने आ रहा है। और बीच में एक ऐसा आदमी आया था जीबी रोड पे जो कैमरा छुपा के आता था और वो इन सब दीदीज़ की फ़ोटोज़ खींच रहा होता था। तो जब वो वीडियोस ऊपर गई तो उन्हें लगा ये मैंने खींची हैं, और जब मैंने उनके लिए साइबर क्राइम में लड़ाई करी और उन वीडियोस को नीचे करा, तब कहीं शायद उनका ट्रस्ट आया कि इसने नहीं करा है। तो वहाँ के बाद से अब वो दीदी थोड़ी सी माइल्ड हो गई है मेरे टुवर्ड्स। और जब जब आग लगी थी और तब उन्होंने जब मुझे ऑब्जर्व करा था तो अब गाली नहीं देती, मैं उनसे जाके मजाक करती हूँ अब कि मेरे को ना इनकम्प्लीट लगता है जब मैं तुम्हारे सामने से निकलूँ और तुम मुझे कुछ बोल नहीं रही हो, मेरे को मज़ा नहीं आता दीदी, देना 2-4, अब नहीं दे रही तेरे को, मेरे को अब मेरे को। तो अब वो स्टेज आ गया है। बट ऑलमोस्ट 13-14 साल उन्होंने मुझे बहुत प्रेम वाले फूल फेंके हैं मेरे ऊपर। गीतांजलि क्या है, मतलब व्हाट हैज केप्ट यू गोइंग? कोई और लड़की होती छोड़ देती इतना सब सह के। तो इस पर मुझे मेरे एक मेंटोर ने बहुत पहले एक बात बोली थी। उन्होंने मुझे कहा था जब पत्थर आते हैं तो उनको संभाल के रखो, कि तुम्हारी बिल्डिंग बनने में तुम्हारे को वो मदद करेंगे। वाह क्या बात। वापस मत फेंकना उन पत्थरों को। और मुझे लगता है कि ये नींव जब आपको शुरुआत में इतनी गाली इतना कुछ मिल जाता है ना, तो आप इतने पक्के हो जाते हो कि अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब अब आपको लिटरली लगता है ओह तो मतलब क्या है, क्या ही कर लोगे आप मेरे साथ ना। आई थिंक अभी मेरा वो स्टेज धीरे धीरे आ रहा है, मैं पूरी तरह नहीं आई हूँ। आई स्टिल गेट इफेक्टेड, मैं बहुत इम्पैक्ट होती हूँ। मैं रातों रातों घर में से रोना धोना मचा के रखती हूँ जब मैं परेशान होती हूँ। बट नाउ आई फाउंड माई वेज टू रियली कम आउट ऑफ इट। कोई सेक्स वर्कर अगर जीबी रोड से भाग जाती है या भागने की कोशिश करती है, पकड़ी जाती है, क्या होता है? मार दी जाती है। मार मतलब जान से मार दी जाती? They kill her. In a case in front of me, they killed her. आपके सामने? मतलब मेरे को मेरी आंखों देखी नहीं है, बट आई वॉज इन द नेक्स्ट ब्रॉथल। और मुझे ये पता चल गया था कि मार दिया गया एक लड़की को, क्योंकि वो ये मैसेज देना चाहते हैं बाकी लड़कियों को कि भागोगे तो ये होगा। या कुछ लड़कियों को इतना पीटा जाता है। हमारे ड्रीम विलेज में भी एक दीदी हैं और वो बताती हैं, वो कहती है मैंने बड़ी कोशिश करी है, इतना मारा है इन्होंने मेरे को, मेरी हड्डियाँ पक्की हो गई हैं, पर फिर मैंने छोड़ दिया एक टाइम के बाद। मुझे लगा बाहर की दुनिया और बेकार है, इससे अच्छा यहीं रह लो, कम से कम खाना पीना तो मिल रहा है। वो इतना मारते हैं हम सोच भी नहीं सकते। मतलब हम वो फिल्म्स में वो दिखाते नहीं हैं। हमने गंगूबाई में आलिया भट्ट में जो पहला, अगर आप स्टार्टिंग सीन अगर आपको याद हो, तो उसको रूम में लेकर जाते हैं और फिर उसको मार रहे होते हैं और फिर उसका नोज़ पियर्सिंग करते हैं ना। तो नोज़ पियर्सिंग इज़ अ सिंबल of now you're about to lose your virginity। तो वो उसको इस हद तक मार देते हैं शुरुआत में ही कि, और अगर वो भागने की कोशिश करे तो फिर तो मतलब फिर तो उसको वो अधमरा छोड़ते हैं बहुत दिनों तक, कि वो पानी खाना खाने लायक उसकी बॉडी ना बचे। उसको ये समझ में आ जाए कि अब तो मैंने ट्राई कर लिया है, अब के बाद तो नहीं। था पेनफुल है सब सुनना। आप ये सब देखती हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कंप्लेंट नहीं उनकी कि भाई मार दिया लड़की को? हमने बहुत ब्यूटीफुली इग्नोर कर रखा है रिचा इस पूरे के पूरे इशू को। मैं जब अपने एरिया के मिनिस्टर्स के पास जाती हूँ तो मुझे बोलते बंद करवाओ ना मैडम, हटवा दो ना सारी की सारी औरतों को। और मुझे लिटरली तब मन करता है कि मतलब मैं अपने आप को बहुत काम रखने की कोशिश करती हूँ और उस मोमेंट में मन करता है मैं इसके मुंह पे थप्पड़ मारूँ। ये तेरे एरिया में ये सब कुछ हो रहा है, नाक के नीचे तुम्हारी, तुझे दिख रहा है, तुझे यहाँ से पैसा आ रहा है और तू मुझे बोल रहा है कि मैं बंद करा दूँ। वो है मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर पा रही हूँ, बट अल्टीमेटली द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ ऑल दीज मिनिस्टर्स हु आर एक्चुअली ईटिंग अप ऑल द मनी। और हम लोग मतलब अक्सर बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये सब हमारे बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, हॉस्पिटल सुधारो, एजुकेशन सिस्टम सुधारो। जीबी रोड में कुछ, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्कूल ऑन द रोड सरकार की तरफ से। एनजीओज ने अपने खोल रखे हैं वो अलग बात है, बट सरकार की तरफ से वहाँ पे ज़ीरो फैसिलिटी है, ज़ीरो। वहाँ की रोड्स आप देख लो, वहाँ पे
रात को वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स बंद होती हैं। दिल्ली की ऐसी सड़क जहाँ पे चलता हुआ आदमी अपने मुंह में ब्लेड रखकर चल रहा है और वो चलते चलते दीदी को यहाँ मार देगा, यहाँ मार देगा। उस सड़क पे रात में स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, अंधेरा है। क्यों? कितना बड़ा सवाल है ये, हम सब पर, हमारे नेताओं पर, पुलिस पर, पूरे सिस्टम पर। जो मैंने पहले भी कहा गीतांजलि, माता पिता को चिंता होती है शादी कैसे होगी हमारी बेटी की जब कोई जानेगा, और आपने कहा कि कई रिश्तों ने कहा कि कटकथा बंद कर दे, ये काम छोड़ दे, उधर ना जाए, समाज में अपमान होता है। फिर शादी कैसे हुई आपकी? I found my husband in the brothel. We met in a brothel. He was a volunteer. He came there to write a book. किताब लिखने आया था वो, एक सेक्स वर्कर की कहानी, और वहीं पर ही फिर उसने वॉलंटियर किया संस्था के साथ बहुत समय, 2-3 साल कटकथा के साथ। कटकथा के साथ। बिग सपोर्ट इन माई लाइफ। उसको वरना इतना मुश्किल काम हो ही नहीं सकता। हाँ, चलिए आपको एक मैसेज और सुनवाते हैं। हाय गीतांजलि, ये कल कहता हूँ कि यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड ये कल रिकॉर्ड हुआ ना। chosen you for this work that you're doing, and I want to say thank you for choosing me as your life partner in this lifetime. Also, I want to share that लोगों ने गीतांजलि को एक बहुत ही बोल्ड, courageous और पावरफुल वुमन की तरह देखा है, which she is undoubtedly. बट मैं लकी हूँ कि मैंने उसकी दूसरी साइड को देखा है, विच इज़ शी स्टिल अ वेरी इनोसेंट अ लिटिल गर्ल, और लिटरली वो एक छोटी बच्ची की तरह है जो अंधेरे से डरती है, जो नाराज़ हो जाती है, जो बहुत जिद करती है, और एंड शी हैज़ बीन अ पैम्पर्ड चाइल्ड ऑल हर लाइफ. सो yeah, she's a very kind and a pure soul, and I've not seen someone so warm with people, with everyone, and she has that power to light up any room, any house, and for that matter the entire world. And I think that is why she's the chosen one. So just be like this, Gitanjali. Be stubborn and be the child you are, and be the power you are, and we all are with you. We love you, and yeah, just thank you so much for being so amazing. Yeah, I think it's a blessing to have such a companion in life. Genuinely, it's a big support all the time. You know that somebody is always there to hold you. जब आप घर वापस आओगे और आप कितना ही क्योंकि जब आप कोठे से वापस आते हो ना तो आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है, एंड देन व्हेन यू कम बैक होम एंड यू हैव अ सेफ स्पेस, तो बहुत बार ये मुझे बोलता है मुझे आज बोलना है या मुझे सिर्फ सुनना है, क्योंकि अगर बोलूँगा मैं सजेशन दूंगा तो फिर तू और परेशान हो जाएगी, नहीं अभी सिर्फ सुन, तो फिर वो 2 घंटे सिर्फ सुनता है. एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल. थैंक यू फॉर डूइंग ऑल दिस रिचा. आप जो कर रही हैं गीतांजलि, कितना खूबसूरत काम कर रही हैं आप. कई बार उन महिलाओं को देखकर अपने प्रिविलेजेस का भी एहसास होता होगा ना कि मैं ज़िंदगी में किसी चीज़ की क्यों शिकायत करूं, क्या ज़िंदगी है. कई बार लगता होगा कि मेरे हाथ में कुछ एक जादुई कुछ हो और मैं सबकी ज़िंदगी बदल दूं. सही में वो तो मुझे हमेशा लगता है ना. हमेशा मैं जब भी काश मेरे पास बहुत पैसा हो तो मैं सबको निकाल दूं यहाँ से. जब मैं ड्रीम विलेज से कुछ दिनों पहले मैं आ रही थी और मुझे नींद आ रही थी बहुत, एंड आई वाज अबाउट टू मीट विद एन एक्सीडेंट, और एकदम मैं मतलब मेरी आँख खुल गई, मेरे को लगा ओह शिट ये क्या हो जाता. और पता है उस टाइम पे फर्स्ट थॉट क्या आया कि अगर मैं मर गई इस मोमेंट पे तो मैं भगवान को पक्का शिकायत करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ड्रीम विलेज है हमारा, जो स्पेस है वो भी रेंट पे है, और जब वो बन रहा था, जब वो बनने से पहले मुझे 10 साल लग गए एक ऐसी जगह लेने के लिए जिसके ओनर इस बात के लिए अग्री कर जाए
कि यहाँ सेक्स वर्कर्स रहेंगी, क्योंकि जब आप कहीं पे भी आप में किसी अपार्टमेंट में लोगे तो कौन रहेगा? सेक्स वर्कर्स, ना 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 ना। बाहर लोगे कौन रहेगा? सेक्स वर्कर्स, ना 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 ना। ये अंकल क्योंकि बाहर रहते हैं दूसरे देश में और उनको ये जगह सेल करनी थी और ये एक ओपन फार्म हाउस था, तो मुझे 10 साल लगे इस जगह पर। और स्टार्टिंग में सबने बोला, इनफैक्ट हरी अंकल ने जगह लेकर आए थे और हरी अंकल ने उन ओनर को बोला था सिर्फ 1 साल के लिए दे दो, क्योंकि इसी कोई औरत नहीं आएगी जीबी रोड से। ये जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है वो फेल ही होगा, क्योंकि जीबी रोड से कोई निकलता ही नहीं है। और आज हमें 5 साल हो गए, वी आर एंटरिंग द 5th ईयर। और हर साल मैं अंकल को बोलती हूँ, अंकल 1 साल और, अंकल 1 साल और, अंकल 1 साल में मेरा ड्रीम विलेज अपना बन जाएगा। तो जब उस दिन एक्सीडेंट होते होते बचा तो मुझे लगा भगवान बिना अपना ड्रीम विलेज देखे तूने अगर मुझे उठा लिया तो मैंने ऊपर आके अपनी पूरी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ तुझसे करनी है। क्योंकि वो जो सपना, जो वो औरतें अब विश्वास कर, इट हैज़ नेवर हैपेंड ऑन जीबी रोड कि कोई एक दीदी तुम्हारा हाथ पकड़ के ऑटो में बैठ कर आ रही हो कि अब मैं नई ज़िंदगी शुरू करूँगी। यही मैं आना चाहती थी। अब ड्रीम विलेज एक प्रोजेक्ट है गीतांजलि की कट कथा का, क्या है? क्योंकि अभी तो हम बात करते हैं वहाँ से कोई निकल नहीं सकती, तो जिन दीदियों को क्या है ड्रीम विलेज, चलिए आप ही बताइए। नाम से सपनों का गाँव। सपनों का गाँव एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी बहुत सारी ऐसी दीदियाँ होती हैं जो कि कोठों में या तो कमाती तो हैं, बट एक टाइम पर ऐसा होता है कि अब वो कोठे में यूज टू हो गई हैं। ओनर को भी पता भी कहीं नहीं जाएगी, तो वो एक 50-50 सिस्टम में आ जाते हैं कि मैं कस्टमर लेकर आऊँगी, तू मुझे घर दे रही है क्योंकि मेरे को बाहर तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो मैं 50% तेरे को दे दूँगी, 50% खुद रखूँगी। तो ओनर को भी होता है ठीक है, दैट्स अ गुड सिस्टम, मेरा कमरा चलता रहेगा, बट तेरे को एक जगह मैंने दे रखी है, खाना भी दे रखा है। तो ऐसी दीदियों के पास एक ऑप्शन होता है कि वो कमरा छोड़ दें अगर वो चाहती हैं तो। बट वो क्यों नहीं चाहती हैं? क्योंकि बाहर उनको कौन एक्सेप्ट करेगा? बाहर उनसे अगर कोई पूछेगा क्या काम करती हो तो वो क्या बताएंगी? बाहर उनका कोई आधार कार्ड दिखेगा तो उस पर जीबी रोड लिखा होगा तो वो क्या बताएंगी? तो इसलिए वो उस फियर से उसी कमरे में रहकर नायिका बन जाती हैं। एक टाइम के बाद मान लीजिए वहाँ पे बहुत जल्दी आप बूढ़े हो जाते हो, आपने काम शुरू करा 12 साल की उम्र में, बाय द टाइम आप 26-27 पहुँचे हो, आप 28-29 पहुँचे हो, आपकी बॉडी पूरी तरीके से यूज हो चुकी है, एक्सप्लॉइट हो चुकी है, बट वो उम्र तो कोई है ही नहीं ना रिटायर होने की। तो वो क्या करती हैं? वो पिम्प्स बन जाती हैं। तो वो गांव में जाकर और लड़कियों को लेकर आती हैं, वो भी ट्रैफिकर बन जाती हैं। तो हम उन औरतों को हमने ऑप्शन देना शुरू किया था कि देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, आउटसाइड यू हैव अ होम, अब हमारे पास आओ, हम आपको सिखाएंगे भी, आप रहो भी, अपनी मर्जी से रहो और हम आपको पैसे भी देंगे। सो वी गिव देम एन ऑनरेरियम ऑल्सो ऑन अ मंथली बेसिस। उनसे शुरू मैंने बोला ना हमेशा एक चाहिए होता है। तो वो जब एक आई और वो जब जाके अरे मैं तो ये करती हूँ, अरे मैं तो 2 और आई कि यार मेरे पास भी ऑप्शन है, 3 और आई, 4 और आई, फिर कोई आई कि मेरे को मेरे बच्ची को भी यहाँ नहीं रखना है और अगर वो आसपास रहेगी तो ये उसको धंधे में डालेंगे तो मेरी बच्ची को तुम सेफ्टी दोगी, अगर कोई तुमसे लड़ने आएगा तो तुम संभाल लोगी, हाँ दीदी आ जाओ। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारे पास ऑलमोस्ट 38-40 दीदीज आ गई थी। अब धीरे धीरे कुछ दीदीज बाहर चली गई हैं, कुछ दीदीज वापस कोठे में चली गई हैं, कुछ दीदीज अभी यहीं रहती हैं। वापस क्यों चली जाती हैं? उनको पैसे की उस जगह का खिंचाव एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग खिंचाव है। तब हम यहाँ पे बहुत ही मिनिमम ऑनरेरियम दे रहे हैं, हम यहाँ पे दारू नहीं दे रहे हैं, इन सब चीज़ों से। और हम यहाँ पे तो कभी कभी आप रेडी नहीं होते हो तो उनके अंदर भी 2 आवाज़ें चलती रहती हैं कि निकलना मैं यहाँ पे क्या ही कर लूँगी, वहाँ पर रहती तो मैं इतना कमा लेती, मैं 2-4 लड़कियाँ ले आऊँगी तो मैं इतना कमा लूँगी। पर हमने ये भी देखा है और हम बहुत ओपन है इस मामले में, हमें पता है वो दीदी एक बार जाएगी, अच्छा, और फिर हमें पता है कि वो 1-1.25 साल के बाद वापस आ जाएगी। हमारा एक ओनर्स प्रोग्राम चलता है, हमारे ओनर्स को ही हम लोगों को क्या क्या उनको ज़रूरतें हैं, उनके साथ हम क्या क्या काम करें, उनके साथ रिश्ता कैसे बिल्डअप करें, मेरी एक टीम उनके लिए काम कर रही है। कोई ओनर कभी ऐसा हुआ कि जिसने काम बंद कर दिया, ब्रॉथली कोठा बंद कर दिया हो? आज तक कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं। जिन दीदी की मैं आपको बात बता रही हूँ वो इस लेवल पर आ चुकी है कि अब उनके कमरे में वो छोटी बच्ची को अलाउड नहीं करती हैं,
या अगर कोई लड़की उनको मुंह पे आके बोले कि मुझे पढ़ाई करनी है जैसे किसी, तो वो उसको पूरा फंड करेंगी। कोई उनको बोले कि मुझे मेरी तबीयत खराब है, मुझे काम नहीं करना है, तो शी हैज बिकम सेंसिटिव इनफ कि वो उसको वो स्पेस दे देती है। धीरे बदलाव आएगा ना। दिस टेक्स लॉट, मुझे लगता है साल और एक लगेंगे। जिंदगी नहीं और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं लगता है कि मेरे लाइफ टाइम में तो बहुत बड़ा कुछ हो पाएगा बदलाव। छोटे छोटे बदलावों से मैं सेटिस्फाई होके चली जाऊंगी, फिर कोई और आएगा। हाँ, ये जर्नी, लेकिन पर मुझे वही लगता है कि ना कि हम सोसाइटी से लड़ रहे हैं ना, आप देखो अगर, और वो कब तक लड़ाई चलेगी, और हम भी सोसाइटी के हैं और सोसाइटी के ही सब लोग हैं, और हम ये आपस की लड़ाई चल रही है ना एक तरीके से, कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम बचा रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो दिन में 200 रुपये देकर आई वॉन्ट टू हैव सेक्स विद अ गर्ल, आई वॉन्ट टू एक्सप्लॉइट द गर्ल, मुझे मारना है उसको, मुझे उसको जलाना है, और सिगरेट बट से जलाते हैं। बहुत सारे आदमी लोग ऐसे आते हैं जो आके सिर्फ और सिर्फ दीदीज को पेन देते हैं, एंड दे फाइंड हैप्पीनेस इन दैट। ओह माय गॉड, सिर्फ मारने आते हैं औरतों को, और बहुत केसेस में, बहुत कमरों में उसको अलाउड भी कर देते हैं। एक कमरे में तो एक बारी ही मर्डर्ड अ वुमन लास्ट ईयर या लास्ट उस औरत का तो कोई कहीं खबर भी नहीं बनेगी उसका मरना। वो तो पूरी रात कमरे में थी एनकाउंटर रूम में, और औरतों को लगा कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो बाहर नहीं आ रही है। अगले दिन देखा तो उसका गला कटा हुआ था, और उनका वो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। और चला गया था वो आदमी, किसी को पता ही नहीं चला, ही जस्ट लेफ्ट। कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं। किसको कंप्लेंट करेगा, किसके अगेंस्ट कंप्लेंट करोगे? उस आदमी का कोई डिटेल, कुछ डिटेल नहीं होता वहाँ पे। वो आते हैं, वो कैश देते हैं, उनको एक कूपन मिलता है, वो लड़की पसंद करते हैं, वो जाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और वो निकल जाते हैं। मतलब पुलिस के लिए भी कुछ नहीं है ये, कोई मर गई तो मर गएगा। नहीं, वो सड़क बहुत अलग है, वहाँ पे रूल्स बहुत अलग हैं, वहाँ के लिए नियम, वहाँ के लिए पॉलिसीज़, मतलब कहने को तो है हमारे देश में बहुत पॉलिसीज़ फॉर सेक्स वर्कर्स, बट इम्प्लीमेंटेशन में वहाँ पे ज़ीरो है। अब ड्रीम विलेज में क्या है वहाँ, आप इनको कमरा देती हैं? वहाँ पे हमारी कमरा नहीं है, ऐसा नहीं है, एक डॉर्मेट्री है। हाँ। और ओपन एरिया बहुत है ड्रीम विलेज में। तो जब नया नया बना था, मैं सब दीदी उसको लेकर आए थे हम लोग, तो हमें लगा कि शायद कंप्लेंट करेंगी कि ये तो बहुत अच्छा नहीं है, बट यू वोंट बिलीव उनके जो एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि वो एक बंद कमरे था और ड्रीम विलेज एक ओपन जगह है, आप घुसो तो नीम के पेड़, आसमान, छोटा सा पार्क, किचन इतनी उनके लिए बड़ी, फिर वहाँ पे वो जो बनाना चाहें, जो खाना चाहें, वो अपना मेन्यू खुद डिसाइड करती हैं, अपना हर 3 महीने पे उनका लीडर खुद डिसाइड करती हैं, कोई रोकना टोकना नहीं है, वैसे वाला, दारू नहीं पीनी है। बट जहाँ से वो आई हैं, उसके मुकाबले तो स्वर्ग होगा, स्वर्ग है उनके लिए वो, तो वही बोलती हैं। और बट अब मेरी बहुत कोशिश है, बहुत समय से मैं उम्मीद हूँ, अलग अलग लोगों को भी बोल रही हूँ कि यार कहीं तो कुछ तो होगा हमारे लिए जिसको हम अपना ड्रीम विलेज बना पाएँ। तो अभी तो डॉर्मेट्री है, किचन है, एक ऑफिस रूम है, अच्छा। एक बच्चों का रूम है, एक उनका सिलाई सेंटर टाइप छोटा सा वो रूम ये है। पूछना थी, कुछ स्किल डेवलपमेंट। हाँ, स्किल डेवलपमेंट के लिए रूम है। तो हमारी 2 टीम्स हैं, एक जो कि हाटशाला मैं बोलती हूँ, वो हमारा स्किल डेवलपमेंट वाला स्पेस है जिसमें वो लोग अलग अलग आइटम्स, एम्ब्रॉयडरी, क्रोशे और ये सब कुछ क्रिएट करती हैं। और जो मैत्री मील्स है उसमें हम लोग केटरिंग, ड्राई स्नैक्स, कार्ट्स और प्रॉफिट। अभी तो मतलब क्योंकि कट का था, अभी हम कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। मैं तो बोलती हूँ हम तो भिखारी हैं, हम तो पैसे ही मांग रहे हैं, हम फंड रेज ही कर रहे हैं, दैट्स माई वर्क। तो वो तो मैं कर ही रही हूँ, तो तुम्हें ये क्यों देख रही हो कि तुम्हें पैसे का प्रॉफिट हो रहा है नहीं है, बट कैन यू सी द काइंड ऑफ ग्रोथ यू आर गेटिंग। और ये लोग क्या, मतलब इनकी आइडेंटिटी आप बता देती हैं कि ये जीबी रोड की वर्कर्स हैं, या अब वो पुरानी पहचान नहीं बताई जाती है इनकी या इनके बच्चों की? नहीं, तो मतलब अगर स्टॉल लगा है तो वहाँ पे कटकथा लिखा है, दैट्स इट। बाकी दीदीज खुद भी बताती हैं, क्योंकि अब ऐसा हो गया है, अगर मेरी एक दीदी जो है, जो सबसे पहले ड्रीम विलेज आई थी, तो बीच में हमें किसी एक शो से आया, जी टीवी पे कोई एक शो आ रहा था, तो मैंने उनको पहले अपफ्रंट मना कर दिया कि मेरी दीदीज नहीं बताएंगी अपनी स्टोरी।
फिर मैं इनसे एक दिन ऐसे बैठे हुए शेयरिंग कर रही थी, मैंने कहा उनको मना कर दिया, तो बोलते क्यों मना करा? मैंने कहा तुम फिर पास में जाओगे, फिर तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हें पसंद नहीं है सब कुछ। नहीं मैम, अगर मेरी वजह से जैसे मैं उठी थी वैसे अगर किसी गांव से कोई बच्ची बच सकती है मेरी कहानी की वजह से, तो मेरी कहानी आप हर प्लेटफॉर्म पर लेकर जाओ। बट अगर आज वो उस जोन में है कि मतलब मेरी वजह से दुनिया में बदलाव आ सकता है, तो वो ऐसा बोल देती हैं कि हमें खुद भी कभी कभी लिटरली गूज़बम्स आते हैं उनकी बातें सुन के। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है गीतांजलि, हम इनकी बात कर रहे हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई सुख दुख का कोई हिसाब नहीं, जिनकी शारीरिक प्रॉब्लम्स कोई होती होंगी, बुखार होता होगा तो भी कोई पूछने वाला नहीं, तो मेंटल हेल्थ तो बहुत दूर की बात हो गई कि कोई सोचे कि इनका कई बार पागल हो जाती होंगी, साइकेट्रिक इलाज की ज़रूरत होती होगी, क्या होता है इनके साथ? काफ़ी एक्सट्रीम होता है। जैसे मैंने आपको बोला वो दीदी डिप्रेशन में हाँ थी। हाँ। वो दीदी एक्चुअली उनका पता कैसे चला था कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि वो शी रैन ऑन द रोड नेकेड, बिल्कुल नेकेड, और वो भाग गई थी। उनका बच्चा पीछे रह गया था और वो 2-3 महीने के बाद उनको बहुत ढूंढने की कोशिश करी गई, पता नहीं समहाउ वो भाग गई, और 2-3 महीने के बाद उनको किसी पुलिस वाले ने नेकेड पकड़ा कहीं पे, और तब वो कोठे में वापस लेकर आया। तब इस ओनर ने उनका इलाज करवाना शुरू करा कि डॉक्टर के पास लेकर गए। बट वहाँ पे हम अक्सर दीदीज को देखते हैं, वहाँ पे मेंटल इश्यूज है ही नहीं, मतलब वहाँ पे मेंटल आपका ट्रीटमेंट को तो कोई मायने ही नहीं है, बात तो ही वहाँ नहीं पे करेगा, उसकी कोई physically नहीं अवेयरनेस करा ही रहे नहीं तो। है। एग्जैक्टली। बट अब जब हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे ड्रीम विलेज में आज ही अभी आते आते पता चला एक दीदी को बहुत एंगर इश्यूज हो रहे हैं आजकल, तो उनकी ट्रीटमेंट करवाना। अभी वी हैव अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का पूरा टीम ऑन बोर्ड। तो अब जैसे मैंने आपको बताया 3 दिन हम लोग हीलिंग का कर रहे हैं रोड के ऊपर अंदर जाकर, तब पता चल रहा है कि हमारी दीदी के साथ, बिकॉज इट्स अ ट्रॉमेटिक लाइफ है ना, बचपन से ही हमारे बच्चे, मेरी बच्ची वन ऑफ द चाइल्ड शी रिफ्यूजेस टू सिट विद अ काउंसलर, मना कर देती है अप फ्रंट, मुझे नहीं बैठना काउंसलर के साथ। वो क्या ही कर लेंगे मैम, वो क्या कर देंगे मेरी ज़िंदगी में, हाउ कैन यू हील माई लाइफ, यू टेल मी दैट। अब मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइनली ना, मतलब बट अब धीरे धीरे काम चल रहा है। बट हाँ, ऐसी सड़कों पर रेड लाइट एरियाज़ में मेंटल हेल्थ को तो हम ज़ीरो फोकस दे रहे हैं। और ये जो बच्चे आपने बताया कि कटकथा में पढ़ाए गए, फिर आपने स्कूलों में भेजा, ये बाहर जाके अपनी पहचान क्या बताते होंगे? अगर दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या बताते हैं, किसके बच्चे हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, फिर पीटीएम होती है, क्या होता है उस समय? पीटीएम में तो हम ही गार्जियंस हैं। आप जाते हो? और कुछ बच्चे, जैसे हमारे जो पहला बैच गया था, तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल स्कूल है निज़ामुद्दीन में, तो पहले तो सब स्कूल्स मना कर तो देते हैं। कटकथा के थ्रू ही जाते हैं? हाँ, पहले तो सब स्कूल्स आपको मना कर देते हैं कि नहीं गीतांजलि, हम मानते हैं ये कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम तो एक बार को सेंसिटिव हैं, बट दूसरे बच्चों के parents पेरेंट्स सेंसिटिव नहीं होंगे। बट फिर भी एक स्कूल मिल गया, लाइक आई ऑलवेज सेड दैट समथिंग ऑलवेज एक हो जाता है, एक हो जाता है। 1 साल तक उनके प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि मैं किसी को नहीं बता रहा, मेरे को टीचर्स को भी नहीं बताना कि इनका क्या बैकग्राउंड है। 1 साल के बाद मेरे बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने बोला मैम हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी इन 2 टीचर्स को बताना है। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते मैम इतना झूठा रिश्ता नहीं रखना हमें मैम के साथ, वो हमें बहुत प्यार करती है और हमें पक्का यकीन है कि वो हमें एक्सेप्ट करेंगी। वो उनका पहला टेस्ट था दुनिया में, और हमने बोला कि हम नहीं बैठेंगे, नो प्रिंसिपल, नो गीतांजलि, it's between you and your teacher. And their teacher cried and hugged them. तो वहाँ पे उन बच्चों को लगा कि मैम शायद हम ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अगर हम करने लग जाएंगे तो फिर दुनिया भी कर लेगी। अब बहुत सारे केसेस में बच्चे नहीं बताना चाहते हैं और हम चुप रहते हैं। फिर एक बच्चा है वो नहीं बताना चाहता है, वो कहता है मेरे बारे में मत बोलो, मेरे को आइडेंटिटी मेरी पास्ट हो गई है, सो वी रिस्पेक्ट। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि मेरे को देखकर कोई और कोठे का बच्चा भी तो ये पावर लेकर आएगा, तो मुझे तो बताने है मेरी कहानी। जिनकी माँ काम कर रही होती है रात में, ये बच्चे कहाँ होते हैं? वहीं कहीं सो रहे होते हैं। हम शेयरिंग सर्कल्स करते हैं स्कूल में, वो हमारा मैंडेटरी है। दिन में कुछ और हो ना हो, क्लीनिंग, शेयरिंग और प्रेयर, ये तीनों चीज़ें करनी ही करनी है। तो शेयरिंग सर्कल होता था पहले, तो हम लोग ने एक दिन बात करी कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में डर किस चीज़ का है। तो मेरी एक बच्ची ने बोला
शी वॉज 8.5 एट दैट टाइम। शी सेड मुझे रात को सोने में डर लगता है। तो हमने कहा क्यों? कहती क्योंकि किसी भी दिन मेरी मम्मी की रोने की आवाज़ें आ जाएंगी, मम्मी को कोई पीट रहा होगा या पुलिस वाला नीचे खींच खींच कर लेकर जा रहा होगा। तो इसलिए मुझे लगता है मैं सोऊं ही ना, मैं अपनी मम्मी को देखती रहूं। ये नींद में वो आवाज़ें मैम, फिर मैं मम्मी को बचा नहीं पाती हूँ, मेरे को कमरा बंद कर देते हैं लोग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज गीतांजलि से बातचीत मेरे लिए भी इतनी मुश्किल होगी, और वाकई मुझे लगता है मुझे आपके साथ एक दिन चलना होगा। आपको कुछ मैसेजेस और सुनाती हूँ। थोड़ा मूड बदलते हैं। गीतांजलि मेरे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनके अंदर मैं उनको जब देखती हूँ तो उनकी हिम्मत देखती हूँ, और वही हिम्मत मैं अपने अंदर, मैंने उनको देख देख के अपने अंदर भी देखा है, वो हिम्मत और वो ताकत। और वो मतलब कि इतने इनोसेंट ऐसे बच्चे जैसे करती है, तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके साथ मैंने ऐसा कोई भी, जब भी मैं उनसे मिलती हूँ, आती रहती है यहाँ पे, जब हम बात करते हैं हंसी मजाक, तो ऐसे लगता ही नहीं है कि वो हमारी मैडम है, हमारी दोस्ती है। और मेन बात उनकी एक बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, कि उन्होंने, जैसे होता है कि हम जिस जगह से आए, बहुत से लोग हमारे घिन करते हैं, या यार इनके साथ क्यों बैठ के खाए, ये मूवी दिखाने लगी थी गीतांजलि मैम हम सबको। मैं और मेरी बेटी वो खा रहे थे, क्या नाम है, वड़ा पाव था, समथिंग ऐसी कुछ था। तो मैं उसी में ही खा रही थी। तो गीतांजलि मैम कह रही क्या कर रही हो दोनों माँ बेटी? मैम वड़ा पाव खा रहे हैं। तो ठीक है, मैंने कहा आप खाओगे, मैं आपके लिए अलग से ला के देती हूँ। नहीं नहीं, मैं इसी में ही खाऊंगी तुम्हारे साथ। मतलब तो मुझे उस टाइम वो फील आई कि यार ये वो है कि इन्होंने हमसे कभी ऐसा कुछ उम्मीद नहीं करी, ना कभी उन्होंने घिन करी कि यार ये उस जगह की है, भले वो इस होम में रह रही है, हमारे होम में रह रही है, तो मैं इनके साथ क्यों ऐसा करूँ, क्यों खाऊं इनके साथ। मतलब मुझे उनकी वो बात बहुत दिल को छू गई है। जो मेरी बेटी का सपना है, वो उसका सपना पूरा कर रही है मेरे लिए। तो फिर वो यहाँ नहीं, वो यहाँ ही है। तो मैं गीतांजलि मैम को तो सल्यूट करती हूँ। गीतांजलि मैम, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, थैंक यू है। और ये इतनी पावरफुल है खुद सोनिया, मतलब। मेरा नाम ज्योति है और मैं रहने वाली महाराष्ट्र की हूँ, और मुझे कलकत्ता में जुड़ के 5 साल हो गए। पहले मैं रेड लाइट एरिया में रहती थी। जो जिंदगी मेरी थी, उस जिंदगी से आज शायद मैं उस जिंदगी, पिछली जिंदगी को अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं शायद मैं अपने बच्चों में नहीं रह सकती थी। और अभी की लाइफ जो है मेरी सुपर से ऊपर है। वो सिर्फ कलकत्ता के ऊपर से। और गीतांजलि मैम जो, वो तो मेरी जान भी है, वो मेरा दिल का टुकड़ा भी है। जो चीज मेरे परिवार वालों ने नहीं करा, वो चीज मेरे लिए कलकत्ता वालों ने, गीतांजलि मैम ने मेरे लिए करा है। मंदिर में जाते हैं भगवान का पूजा करने, साक्षात हमें तो मंदिर में नहीं मिला, साक्षात हमारे अपने आंखों के सामने ही भगवान का रूप मिल गया गीतांजलि मैम। हमारे लिए तो भगवान से भी बढ़कर है गीतांजलि मैम। तो मेरे लिए तो वरदान है गीतांजलि मैम। आई लव यू मैम। कितना प्यार। तो मेरा नाम प्रज्ञा है। मैं कटकथा से तब से जुड़ी हुई हूँ जब कटकथा के बारे में एक विचार भी हम लोगों के दिमाग में नहीं था। हमने जब एक मतलब सोच रहे थे, क्योंकि मैं और गीतांजलि उस समय पे नैको में काम करते थे। जब हम जीबी रोड पे जाना हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तो वहाँ पे लगा कि भाई नहीं, ये तो इनफ नहीं है, इससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। गीतांजलि क्योंकि बहुत इमोशनल भी है, बहुत काइंड हार्ट भी है, और उसके साथ साथ बहुत, मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान में दिल मोम का है, और मतलब हिम्मत जो है एकदम चट्टान जैसी है उसके अंदर, तो वो चीज़ है। और कई बार ऐसे लम्हे आते हैं कि वो भी बहुत मतलब डाउन हो जाती है। तभी एक बहुत दिन, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई 1.5-2 साल पहले की बात है, एक बच्ची थी जिसके साथ में हम पहले से ही काम कर रहे थे, लेकिन उसके फैमिली वाले उसको गांव ले गए और जहाँ पे उसकी डेथ हो गई। तो वो मोमेंट जो है गीतांजलि को बहुत तोड़ दिया था उस समय पे। तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत मजबूत है चट्टान की तरीके से, लेकिन अंदर से मोम है, एकदम एकदम पिघल जाती है एकदम से, बहुत जल्दी। ये बच्ची कौन, मतलब ये सेक्स वर्कर थी? जो सेक्स वर्कर की बच्ची थी, और बचपन से मैं इसको देख रही थी, बहुत प्यारी। और मुझे बात पता थी कि ये लोग उसको सेक्स वर्क में डालेंगे।
मैं बहुत कोशिश करती थी उसकी मम्मी से, और उसकी मम्मी ने मुझे बहुत रिजेक्ट करा है पूरी लाइफ। बेटे को फिर भी भेज देती थी मेरे पास पढ़ने के लिए, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा उन्होंने भेजना शुरू करा। फिर कोविड हो गया और कोविड में वो गांव लेकर चली गई। तो गांव लेकर चले जाना यानी कि अब मैं बेटी को प्रिपेयर करने जा रही हूँ। तो ये लोग लेकर चले गए उस बच्ची को, और फिर मुझे जब लास्ट कोविड था तब मुझे पता चला कि उसकी बॉडी में ब्लड की बहुत एक्सट्रीम कमी हो गई थी, और वो 1 हफ्ते तक उसका जो आसपास के झाड़ू फूक और इन सब का इलाज करवा रहे थे, उन्होंने नहीं लेकर गए डॉक्टर के पास। और जब गांव के बाहर होता है उनके हॉस्पिटल, जो भी अच्छा डॉक्टर है, तो जब वहाँ तक लेकर गए तब तक उन्होंने उसको ब्रॉड डेड बोल दिया। तो जब मुझे पता चला तो मेरे आगे वो, बिकॉज शी वॉज सो ब्यूटिफुल, सो ग्रेसफुल, वो मुझसे हमेशा आके, मतलब ऐसा ना कि मैं और वो एक दूसरे को देख रहे हैं, वो मुझे देख रही है कि कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि जब मैं तेरे साथ चली जाऊंगी, और मैं उसको देखती हूँ, बोल रही हूँ वो टाइम आएगा और मैं तो वो एक कम्युनिकेशन होता है ना उस बच्चे के साथ, मेरा वो रहता था हमेशा। जब पता चला कि शी इज़ नो मोर, तो मुझे लगा यार उसी वक्त मैं उसको लेके क्यों नहीं भाग गई। मतलब क्यों मैंने इस टाइम पे ये सोचा कि संस्था अभी बन रही है या मैं ये एक्शन नहीं ले सकती हूँ, काश मैं उसको लेके भाग गई होती तो शायद संस्था ना होती बट वो होती। मेरे आखिर के 1-2 सवाल। कभी किसी आदमी को प्यार, किसी क्लाइंट को प्यार हो जाए, हम फिल्मों में तो बहुत फिल्मी कहानी है ये, लेकिन क्या ऐसा वाकई होता है कि किसी सेक्स वर्कर से प्यार हो जाए और उसको ले जाए और सम्मान वाली ज़िंदगी दे? हाँ होता है। एक दीदी की कहानी तो बिल्कुल फिल्मी है। उस बंदे ने वो केरोसिन ऑयल लेकर आ गया था और उसने अपने ऊपर डाल दिया था कि मैं अपने आप को ज़िंदा जला लूँगा और फिर कमरे में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो पुलिस वाले आ गए, फिर पुलिस वालों ने मिलकर उस ओनर को बोला कि अभी तो इसको मत रोके, तो कुछ भी कर देगा, कमरा जला देगा। तो वो दीदी आज भी बोलते हैं कि उसको 10 मिनट का समय दिया था कि ये यहाँ से अगर जाएगी तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे पैसे के कपड़े पहने हुए हैं इसने, तो ये नंगी जाएगी। अगर तू चाहता है कि ये कपड़े पहन कर जाए तो 10 मिनट का समय है, तो कपड़े लेकर आ जा कहीं से। तो वो भागा, जहाँ से उसको जो मिला वो लेकर आया और पुलिस वाला वहीं खड़ा हुआ था। तो ये एक केस है, पर वो दीदी आज वापस जीबी रोड पे है। क्यों? क्योंकि ये सब प्यार बहुत टेम्पररी होते हैं। माय गॉड। और ऐसे भी कुछ केसेस उस लड़के ने छोड़ दिया? उस लड़के ने और भी शादियां कर ली। और ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे बहुत प्यार करते हैं लड़के। जैसे एक दीदी हैं, वो बहुत प्यार करता है वो आदमी दीदी से, हमें दिखता है, पर वो उनको कोठे से निकाल नहीं, मतलब वो शादी नहीं कर पा रहा है, अपने घर में क्या बोलेगा। तो ऐसे भी केसेस हैं और बहुत मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं जो प्यार करते हैं, शादी करते हैं, ले जाते हैं कहीं पर और फिर वहाँ पर कस्टमर्स लेकर आते हैं। तो अब एक दलदल से निकली और दूसरे तक। और हमें बहुत डर लगता है जब कोई दीदी बोलती है ना मुझे प्यार हो गया है, तो लिटरली मैं पूरी टीम को बोलती हूँ इस पे पहले फोकस करो, क्योंकि अब वो ज़्यादा डेंजर में है। कटकथा का खर्चा कैसे चलता है? मैंने आपको बोला मेरा काम है मांगना। बहुत मुश्किल है मांगना, क्योंकि इस कॉज के लिए लोग देना नहीं चाहेंगे ना। कॉर्पोरेट्स को लगता है क्या है, हम इस कॉज से नहीं एसोसिएट होना चाहिए। बिल्कुल। और सेकेंडली कॉर्पोरेट्स को चाहिए कि नंबर गेम, उन्हें नंबर्स बड़े चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है यार आपके नंबर्स बड़े करने के लिए कि आपको इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मिलियन पीपल, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क विमेन टू कम टू जीबी रोड सो दैट आई कैन रीच आउट टू मिलियन पीपल एंड देन आई कैन गिव योर डेटा। बट इट्स वेरी हार्ड टू टेल देम कि बॉस यहाँ पे एक ज़िंदगी, मतलब हम एक पूरी कम्युनिटी को निकाल रहे हैं। जो मेरी 2 बच्चियों को जिनको हमने रेस्क्यू किया था उनके गाँव से, वो 2 लड़कियाँ जब निकली हैं, आज उनकी गांव में कोई लड़की जब बड़ी होती है तो पहले बोलते हैं कि मुझे उन दोनों जैसे बनना है, मुझे धंधा नहीं करना है, मुझे भी पढ़ना है। तो ये आवाज़, क्योंकि वो दोनों बच्चियाँ, मुझे कुछ डोनर्स ने ये भी बोला है कि इतना महंगा क्यों। तो एक बच्ची मेरी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जा रही है, एक अजीम प्रेम जी में जा रही है, जो सोनिया थी उसकी बेटी आनंद विहार में एक बहुत ही अमेजिंग स्कूल में जा रही है जिसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं हमेशा उनको एक ही बात बोलती हूँ कि आज ये इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, अगर हमने ये बच्चे अच्छा कर दिया ना, तो जो मेरी बच्ची गलगोटिया जा रही है, शी वांट्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर। वाह क्या बात। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ जब वो लाल बत्ती वाली गाड़ी और नीली बत्ती वाली गाड़ी में बैठेगी ना, तो वो दुनिया को ये सिग्नल देगी कि दिस रोड नीड्स अटेंशन
और मैं जब इस सड़क से निकल कर एक IAS ऑफिसर बन सकती हूँ तो हर एक बच्चा बन सकता है। किसी ने बात बोला था कि काम नहीं रुकेगा तेरा, कभी नहीं भी रुकेगा, अच्छा काम कभी नहीं रुकेगा। पैसे की चक्करों में, पैसे की कमी में काम नहीं रुकेगा। और जिस दिन काम रुका, ये भी मुझे एक मेंटोर ने बोला था, जिस दिन सिचुएशन आ गई कि तुझे ताला लगाना पड़े, उस दिन ताला लगा रही हो। गीतांजलि, चलते चलते सारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं देश में, दुनिया में, GB रोड की महिलाओं, और मैं कहती हूँ सिर्फ GB रोड क्यों, कमाठीपुरा जिसे हम लोगों ने बात की, सोनागाछी, सब जगह, उन महिलाओं की तरफ से अगर आप सारी दुनिया से कुछ कहना चाहेंगी तो क्या होगा? जो मेरी दीदीज और मेरे बच्चे हमेशा ये बात बोलते हैं, उनकी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि दे जस्ट वांट एक्सेप्टेंस फ्रॉम अस, दे डोंट वांट एनीथिंग। वो लोग आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, आपसे मतलब आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। वो आपसे सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जस्ट एक्सेप्ट अस एंड स्टैंड फॉर अस, क्योंकि उनके लिए खड़े होने वाला कोई नहीं है। हम लोग बहुत इश्यूज़ के लिए खड़े हो रहे हैं, पर ये एक ऐसा इशू है जिसको बहुत अटेंशन चाहिए, बट इस इशू के लिए कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। जब मेरे बच्चे खड़े होते हैं तो उन्हें यही फियर रहता है कि कहीं हम अकेले ना रह जाएं। अगर मैं आज अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करूँगा अपने कॉलेज में तो कहीं मैं छूट ना जाऊँ, फिर भी वो कर रहे हैं। सो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि लेट्स जस्ट ओपन आवर हार्ट्स अ बिट इन दिस न्यू ईयर, और हम किसी एक दीदी, किसी एक बच्चे के साथ बैठें और अपना नज़रिया इस पूरे के पूरे ट्रेड को लेकर बदलें। बिकॉज जब हम बदलेंगे और हमारा नज़रिया बदलेगा तो जाहिर सी बात है, कमाठीपुरा हो या सोनागाछी हो या हर 7 मिनट में एक लड़की का ट्रैफिक होना हो, वो कम होगा। और वो दिन ज़रूर आएगा जब हम जेन्युइन बोल पाएंगे कि हमारी धरती लड़कियों के लिए सेफ़ है, नॉट जस्ट वन कंट्री। सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि अब महानगरों में बैठे हुए लोग जब एक मेड एजेंसी से अपने घर में काम करने के लिए मेड मांगते हैं ना, या कई सारे गांव ऐसे हैं जहाँ अब पहले तो बेटियों को मार दिया, अब बहुएं नहीं मिल रही हैं और बेटा पैदा करना है, वो बहुओं के लिए जब ट्रैफिकिंग हो रही है, जब हमें मेड्स चाहिए उसके लिए ट्रैफिकिंग हो रही है, उसी ट्रैफिकिंग में बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो लाई तो जाती हैं यही सब दिखा के कि अच्छा तुम्हें नौकरी मिलेगी दिल्ली में या मुंबई में, और फिर उन्हें धकेल दिया जाता है इन रेड लाइट एरियाज़ में। तो उस चेन को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो उस चेन का हिस्सा हम भी हैं। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा उस दिन शायद हम इस चेन को तोड़ पाएंगे। गीतांजलि, थैंक यू सो मच जिंदगी विद रिचा में आने के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं, कुछ आपके काम आएंगे, कुछ आपकी दीदियों के काम आएंगे। मेरी दीदियों ने भी आपके लिए कुछ भेजा। हाँ, अरे वाह, दीजिए ना। बीते कल के बोझ को हल्का करने निकली, वर्तमान का अंधकार भी हरने निकली। वो इन चट्टानों को भी पिघला देगी, आशा अब मन को बाहों में भरने निकली। छाया जहां सुरक्षा की हो वहां दर्द की धूप कहां, तमसो मां ज्योतिर्गमये का इससे अच्छा रूप कहां। जिस दुनिया ने तनमन को सामान बनाया, मौत से भी बदतर हालात में ला पहुंचाया, हाथ थामकर उस दुनिया से बाहर लाई, बाहर लाकर जीवन नया शुरू करवाया। सांसें जीती खुली हवा में, अब वो अंधा कूप कहां, तमसो मां ज्योतिर्गमय का इससे अच्छा रूप कहां।